हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो ना सिर्फ आपके सीटेट के एग्जाम में आता है। सीटेट में तो मतलब हर बार आता है, एक नंबर का आपको जरूर देखने को मिलता है। लेकिन मान लीजिए कोई यहाँ पर ईएमआरएस की एग्जाम की तैयारी कर रहा है, किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए भी आपका बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है एनईपी 2020 यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाला है। ठीक है, एक एक करके उन सभी कंसेप्ट के बारे में समझेंगे, उन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करेंगे जो इससे पहले आपके एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं बड़े महत्वपूर्ण चैप्टर की आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में, जिसके बारे में क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको चीजें एक्सप्लेन करता जाऊंगा, आपको चीजें समझ में आती जाएगी। एक बार आपको इस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा कि दोबारा इसको पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में यहाँ पर एक एक करके शुरुआत कर लेते हैं। उसके अलावा जो स्टूडेंट नए आए हैं तो भाई आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आज हमारा टॉपिक नंबर 4 है। इससे पहले 3 टॉपिक मैं आपके लिए करा चुका हूं, उनको आप लोग जाके देख लेना। यूट्यूब पर सर्च मार लिया करो सीटेट टॉपिक या सीटेट क्लास बाय सचिन सर, सचिन एकेडमी, जो भी आप लोग मानना चाहे, तो सभी टॉपिक आपको एक एक करके मिल जाएंगे। ठीक है, तो यूट्यूब पर सर्च कर लिया करो। और उसके अलावा जिसको बैच चाहिए तो सचिन एकेडमी ऑफिशियल एप्लीकेशन से आप लोग बैच ले सकते हो, जिसमें आपको सभी टीचर्स पढ़ाते हैं। और सीडीपी 1 पेपर 2 मैं पढ़ाता हूँ, बाकी टीचर्स इसके अंदर सब आपको पढ़ाता है, जिसके अंदर आपको मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, उसके अलावा मेरे वाले सीटेट के जो नोट्स रहते हैं, वो सभी चीजें इसके अंदर आपको मिल जाएगी विद एनसीईआरटी के कंटेंट के साथ में। ठीक है, तो चलिए भाई शुरुआत कर लेते हैं एक एक करके। सभी के ऊपर महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उनको मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा, ध्यान से समझते जाना। ठीक है, तो ये लगभग मैं कह सकता हूं, 100% नहीं कह सकते, क्योंकि जो आपका एनईपी 2020 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, बहुत बड़ा भाई इसका पूरा का पूरा आपका ये डॉक्यूमेंट है। ऑनलाइन आप लोग सर्च करना एनईपी 2020 तो पूरी फाइल आपके सामने खुलकर आ जाएगी। ठीक है, तो या तो इतने सारे पेज को पढ़ लो या इंपोर्टेंट जो आपके सामने मैंने लिया है उसको पढ़ लो, क्योंकि इतना भी अगर आपने कर लिया ना, ये भी आप लोगों के लिए मैक्सिमम है। ठीक है, तो बेसिकली आपके मतलब अलग अलग 4 भाग में 27 चैप्टर टोटल इसके अंदर दिए हुए। अगर पढ़ने बैठ गए ना, कई दिन आपके लेकर चला जाएगा, तो कई दिन पढ़ने के बावजूद भी उतनी नहीं समझ में आएगी जितना आज की वीडियो से आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। ठीक है भाई, गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग, मैं ठीक हूं भाई, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। ठीक है, तो सभी को गुड इवनिंग। क्लास में पहले आ जाया करो जल्दी से। तो सामने आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ गया, पोल देना भाई, इनको स्टार्ट कर दे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहां पर दिया हुआ है, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा स्कूलों की जो पाठ्यचर्या होती है, स्कूल का जो करिकुलम होता है और जो उसकी पेडागोजी होती है, उसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रस्तावनाओं का निरूपण करता है? बताइए कौन करता है। पहला आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है, कि अधिगम समग्र और एकीकृत होना चाहिए, यानी जो लर्निंग होती है शुड बी होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड होनी चाहिए। देखिए इस क्वेश्चन को कराने से पहले, ठीक है, आप लोगों के आंसर देने से पहले जरा मैं थोड़ी सी इसकी पृष्ठभूमि के बारे में आपसे बात कर लेता हूं, उसके ऊपर एक एक करके हम लोग यहां पर नजर डाल लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग इस चीज को समझिए जो मैं आपके सामने समझाने वाला हूं। अगर आपने ये चीजें नहीं समझी तो आपको क्वेश्चन नहीं लगेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसकी पृष्ठभूमि के बारे में जानना जरूरी है। देखिए जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आप लोग पढ़ रहे हो, एनईपी 2020 जो आप लोग पढ़ रहे हो, ये आपकी तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। कौन सी? ये आपकी थर्ड शिक्षा नीति है। सबसे पहले जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी वो आई थी आपकी 1968 के अंदर आई थी। कब आई थी? 1968 के अंदर आई थी। बेसिकली 1964 टू 66 जो आपका शिक्षा आयोग था, जिसको आप लोग कोठारी आयोग के नाम से भी जानते हो, उसके अंदर जितनी बातें कही गई थी, तो उसको एक तरीके से कह सकते हो अमली जामा पहनाने के लिए आपकी पहली शिक्षा नीति लाई गई 1968 के अंदर। उसके बाद जो दूसरी आई थी वो आई थी आपकी 1986 के अंदर आई थी। उसके अलावा इसके अंदर आपका ये संशोधित भी हुई थी 92 के अंदर आई थी, प्रोग्राम ऑफ एक्शन करके आई थी, आचार्य राम मूर्ति कमेटी के नाम से भी जिसको जाना जाता है। एंड देन उसके बाद आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई, जिसके बारे में आप पढ़ते हो, जिसके बारे में आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सीटेट में आपके सिलेबस में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नहीं दी हुई है, बट जब से पेपर आपके ऑनलाइन हुए, जब से हर बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, 1 नंबर जरूर आता है, 1 से ज्यादा भी आ सकता है, 2-3 भी आ सकता है, क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट में पूछ लेता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में आज हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। ठीक, इससे पहले की शिक्षा नीति 68, 86, 92 आपके एग्जाम में नहीं आनी। हाँ, मान लीजिए आप DSSS वगैरह की तैयारी करो, वहां पर आपके सामने पूछी जाती है। अब देखिए जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, तो पहले का जो आपका एजुकेशन का जो प्रारूप था, तो पहले का जो आपका एजुकेशन का प्रारूप था वो था आपका 10+2 का, यानी जो आपकी 68 के अंदर आई थी, 68 के अंदर जो आपका एजुकेशन का प्रारूप था 10+2 या 10+2+3 भी आप लोग इसको कह सकते हो, यानी जो एजुकेशन थी वो थी आपकी 10+2 पर आधारित थी। बट जो आपकी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है 2020 वाली आई है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के दौरान जो आपका प्रारूप आ गया
वो प्रारूप आ गया आपका 5+3+3+4 का प्रारूप देखने को मिला। और कई बार तो आपके सीटेट के एग्जाम में सिंपल सा यही क्वेश्चन उठाकर दे दिया। ठीक है, तो ये अब आपका नया प्रारूप आया है। अब आप लोग एक चीज नोटिस करोगे आप कि 10 12 और 3 15, 5 3 8 3 11 और 4 15, तो यहां पर दोनों 15 साल है, लेकिन जो शुरुआत के जो 3 साल है, शुरुआत के 3 साल को इन्होंने यहां पर ले लिया। अब क्या होगा सर, ये क्या चीज है? ये आपकी बड़ी महत्वपूर्ण चीज है जो आपको समझनी जरूरी है। ठीक है, अब देखिए इसको ध्यान से समझना। ठीक है, इधर उधर दिमाग लगाया समझ में नहीं आएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंदर जो आपका एजुकेशन का प्रारूप है, जो आपका इस प्रकार से है 5+3+3+4। अब यहां पर आपके सामने जो 5 साल दिए हुए, 3 और 4 दिए हुए, आप लोग यहां पर देख रहे होंगे, इसको 4 स्टेज के अंदर कैटेगराइज किया हुआ है। पहली जो स्टेज दी हुई है वो आपके सामने दी हुई है फाउंडेशनल स्टेज, दूसरी आपके सामने प्रीपेटरी स्टेज, तीसरी आपके सामने मिडिल स्टेज, और फोर्थ है आपकी सेकेंडरी स्टेज, जिसको आप लोग FPMS से याद कर सकते हो, फाउंडेशनल, प्रीपेटरी, मिडिल एंड सेकेंडरी के नाम से आप लोग इसको याद कर सकते हो। तो इन 4 स्टेज से बच्चा यहां पर गुजरेगा इस वाले नए एजुकेशन फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, जो आपका है 5+3+3+4 का। अब यहां पर जो शुरुआत के 5 साल है, ये जो शुरुआत के 5 साल है, इसको भी 2 अलग अलग कैटेगरी के अंदर बांटा गया है। यहां पर जो 5 में से 3 साल है, ये आप लोग यहां पर देख रहे हो, शायद आपको स्क्रीन पर कम दिखेगा, वरना मैं समझा रहा हूं, समझते रहना। जो शुरुआत के 3 साल है उसको जाना जाएगा आंगनवाड़ी के नाम से, प्री स्कूल के नाम से, या बाल वाटिका के नाम से भी जान सकते हैं, जिसके अंदर बच्चा 3 साल का बच्चा यहां पर एडमिशन ले लेगा। आपके घर के आसपास भी आंगनवाड़ी आप लोगों ने काफी देखे होंगे, जहां पर छोटे बच्चे पढ़ने जाते हैं। तो सरकार ने क्या काम किया, अब शुरुआत से ही, यानी जब बच्चा 3 साल का होगा, 3 साल से ही बच्चों को एजुकेशन की मुख्य धारा के अंदर शामिल कर लिया जाएगा। क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूं कि जब बच्चा आपका 6 साल का होता है, तो 6 साल के बच्चे का आपका 85% तक उसका मानसिक विकास हो जाता है। ठीक है, कहीं कहीं पर ये आपका 90% भी रहता है। जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान है, उन्होंने जब ये मीटिंग करी थी और इसके लिए जो आपका फाउंडेशनल करिकुलम बनाया था, तो वहां पर 85% बताया था। एक बच्चे ने कहा, मैं एक दिन कमेंट पढ़ रहा था कि सर 75 है। 75 नहीं होता, ऑथेंटिक आपका 85% होता है, या 90% आप लोग एक बार मान सकते हो अगर एनओएस वगैरह की किताबें पढ़ रहे हो, वरना धर्मेंद्र प्रधान जी की भी बात को भी आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते। और केवीएस के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है कि 6 साल तक के बच्चे का जो मानसिक विकास है वो आपका 85% तक हो जाता है। ठीक है, अच्छा एक कमेंट और करा था लास्ट क्लास के अंदर, गधों में ने कहा था कि लड़कियों का जो दिमाग होता है ना, लड़कियों का दिमाग, वेट की बात कर रहा था मैं, वेट में लड़कों से कम होता है। कई वहां पर कमेंट करने लगे कि यस सर, हम तो पहले से ही कहते थे इनमें कम दिमाग होता है। अरे गधों, साइज की बात कर रहा था मैं। ठीक है, ये नहीं बात कर रहा था कि वैसे कम होता है क्वांटिटी में या सोचने के मामले में, साइज की मैं बात कर रहा था। पता नहीं अलग ही अलग लग रहे हो। लड़कियां कह रही सर हमें तो आज पता चला हमारे अंदर कम दिमाग है, साइज की बात कर रहा था, साइज की। ठीक है तो आप लोग समझ गए कि 3 साल का जो बच्चा रहेगा उसको हम स्कूल के अंदर डालेंगे। अब 6 साल के लिए बच्चों को फर्स्ट क्लास में एडमिशन नहीं देंगे, 3 साल के बच्चों को हम स्कूल के अंदर डालेंगे। और जो ऊपर के 2 साल रहेंगे, 2 साल रहेंगे जब बच्चा क्लास फर्स्ट और सेकंड यहां पर करेगा। तो ये जो आपकी पहली स्टेज है वो है आपकी फाउंडेशनल स्टेज यहां पर मानी जाएगी। ठीक है, हाँ यार, वो लड़कियां मेरे पीछे पड़ गई कि सर आपने ऐसे कैसे दे दिया, हमें तो अपने ऊपर डाउट हो रहा है। लड़के खुश हो गए, हम तो पहले ही कहते थे सर इनके अंदर दिमाग कम है। मैं साइज की बात कर रहा था। बहुत टाइम ऐसा होता है ऑनलाइन पढ़ाते हो तो सोचते कुछ हो रहा है, बोलते कुछ हो रहा है। मैंने वीडियो भी देखी, मैंने कहा मैंने तो ऐसे नहीं कहा कुछ भी ठीक है, मेरे घर के अंदर ही मार पड़ जाती। तो ये आप लोग समझ गए, शुरुआत की जो पहली स्टेज होती है वो आपकी फाउंडेशनल स्टेज होती है। जब आपकी सेकंड स्टेज आती है प्रीपेटरी स्टेज, यहां पर प्रीपेटरी स्टेज के अंदर बच्चा क्लास 3rd 4th एंड 5th करेगा। ये दोनों स्टेज मिलाकर ये हो जाती है आपकी प्राथमिक के लिए, यानी कि आपकी प्राइमरी के लिए हो जाती है। किसके लिए हो जाती है? ये दोनों मिलाकर आपकी प्राइमरी यानी कि प्राथमिक के लिए हो जाती है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए, अभी आपके सामने आएगा कि प्राइमरी के लिए आपकी बच्चे की कौन सी स्टेज होती है, तो फाउंडेशनल स्टेज होती है, और जो आपकी प्रीपेटरी स्टेज होती है आपकी प्राइमरी के लिए होती है। उसके बाद आपकी मिडिल के लिए हो जाती है, यहां पर 3 साल बच्चा रहेगा, 6th 7th 8th क्लास तक बच्चा यहां पर पढ़ेगा, 6 to 8 पढ़ेगा। और सेकेंडरी हो जाती है 9 to 12th बच्चा यहां पर करता है, जो आपकी 4 साल हो जाती है। इस प्रकार से जो आपका एजुकेशन का प्रारूप है वो यहां पर दिया हुआ है। आई होप आप लोगों ने इसके बारे में समझ गए होंगे, जो मैंने इसकी पृष्ठभूमि के बारे में आपको बताया हुआ है। ठीक है, ये आप लोगों ने यहां तक समझ लिया। अब देखिए क्वेश्चन के ऊपर जरा हम लोग यहां पर नजर डाल लेते हैं। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन, जो कहता है कि एनईपी 2020 मतलब किन किन चीजों को यहां पर आपको प्रस्तावित करता है। पहला यहां पर दिया हुआ है कि अधिगम यानी लर्निंग समग्र और एकीकृत होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, जो लर्निंग है शुड बी होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड होनी चाहिए। एनईपी 2020 के चैप्टर नंबर 11 के अंदर दिया हुआ है टुवर्ड्स अ मोर होलिस्टिक एंड आपका
मल्टी डिसिप्लिनरी आपके एजुकेशन की बात करता है। ये आपके चैप्टर नंबर 11 के अंदर दिया हुआ है। यानी बच्चों का हमें समग्र रूप से विकास करना हो, चाहे शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, संज्ञानात्मक विकास हो, हर प्रकार से उनका समग्र रूप से विकास करना और इंटीग्रेट करके करना है, ताकि एक सब्जेक्ट दूसरे में हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आप लोग देखते हो जो आपकी ईवीएस का नेचर होता है, मैथमेटिक्स का नेचर होता है, वो भी आपका इंटीग्रेटेड नेचर होता है। सो फर्स्ट आपके सामने यहां पर ठीक है। अगला दिया है यहां पर 5+3+3+4 के नए डिजाइन में स्कूल पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र को पुनर्गठित करना है। बिल्कुल ठीक बात है। अब आपका 10+2 वाला नहीं है, अब आपका ये वाला नया प्रारूप है। ठीक है, तो ये भी आपके सामने दिया हुआ है। 5+2+3+3 के नए डिजाइन, नया डिजाइन तो ये वाला है ना भैया आपका, ये तो है नहीं, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे दिया है कि जो आपके सामने फाउंडेशनल स्टेज है, फाउंडेशनल स्टेज में औपचारिक पाठ्य पुस्तकों से अधिगम सम्मिलित होना चाहिए। अब जरा इसके ऊपर नजर आते हैं। फाउंडेशनल स्टेज ये रही आपकी, जो फाउंडेशनल स्टेज है जो आपकी 5 साल तक के लिए रहते हैं, जहां पर बच्चा 3 साल से लेके और आपका 8 साल तक का बच्चा रहता है। आपको ध्यान रखना है, जब बच्चा आपका आंगनवाड़ी या बाल वाटिका के अंदर जाएगा ना, यहाँ पर किताबों का कोई भी प्रावधान नहीं है, किताबों के माध्यम से पढ़ाना ही नहीं है। अब क्या होगा सर, किताबों के माध्यम से नहीं पढ़ाना है, फिर कैसे पढ़ाना है? बच्चों को यहाँ पर एक्टिविटीज के माध्यम से और खेल कूदों के माध्यम से यहाँ पर पढ़ाना है। किताब के बारे में तो सिंपल है कि व्याख्या ये कही हुई है कि हम लोग एक सिर्फ पेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी किसी एक्टिविटी के रूप में, बट किताबों के माध्यम से हम उसको नहीं पढ़ा सकते। किसी प्रकार के इन स्टेज के अंदर कोई टेस्ट, बच्चे के पेपर भी कंडक्ट नहीं करा सकते। बट हम लोग देखते हैं, आप लोग आंगनवाड़ी के अंदर भी देखते हो, मेरे खुद बेचारे भांजे भांजी इस चीज से परेशान है, इतना भर भर के मतलब पेज भर भर के होमवर्क देते हैं उनके मैडम। ठीक है, अब उन्हें पता ही नहीं ये वाली चीज है। ठीक है, हालांकि सीटेट भी मैंडेटरी हो गया प्राइवेट स्कूल में, बट चल रही है गाड़ी जैसे भी चल रही है। ठीक है, तो यहां पर आपके सामने जो दिया हुआ है ना, कि जो फाउंडेशनल स्टेज है, पहली स्टेज है, उसमें हम औपचारिक पाठ्य पुस्तकों, नई औपचारिक पाठ्य पुस्तकों से अधिगम नहीं दे सकते। हमें बच्चों को यहां पर अनौपचारिक रूप से भी उसको एक्टिविटीज के माध्यम से सिखाना है। सो ये दोनों आपके गलत थे, ए भी आपका ठीक था, तो ए भी यहां पर लगा दो। सेकंड आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। आप लोग किसके साथ जा रहे हो? बीबी के साथ आप लोग जा रहे हो, तो आपकी बीबी बिल्कुल यहां पर ठीक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार क्लास फर्स्ट से पहले जो आपकी प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधान एवं शिक्षा है, जिसकी बात होती है आपकी ईसीसी की बात होती है, इसका क्या उद्देश्य होना चाहिए? ईसीसीई अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की बात करता है। देखिए यहां पर जो आपकी मैंने बताया राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, तो जो आपकी 86 वाली थी ना, जो ये वाली 86 वाली थी, इसके अंदर आपके ईसीसीई की बात कही गई थी। ठीक है, 86 वाली के अंदर आपकी ईसीसी की बात कही गई थी कि जो अर्ली चाइल्डहुड होती है, बच्चों की जो शुरुआती बाल्यावस्था होती है, उसके अंदर हमको उनको केयर करनी है और उनकी यहां पर देखभाल करनी है। ठीक है, तो ये बात करता है ईसीसी, इसकी बात करता है। यानी जो 8 साल तक के बच्चे हैं, ठीक है यार, हरे पे हराई चला दिया, यानी कि जो आपके 8 साल तक के बच्चे, 8 साल तक के बच्चे के आपकी एजुकेशन और उनके केयर की ये बात करता है, जो आपका ईसीसी प्रोग्राम है। ठीक है, अब यहां पर जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि ईसीसी का उद्देश्य क्या होना चाहिए, अरे मेरा बोर्ड ही हिल गया, एक सेकंड रुको भाई। तो इसका क्या उद्देश्य होना चाहिए उसके ऊपर नजर डालते हैं। इसके उद्देश्य के ऊपर, ईसीसी के उद्देश्य के ऊपर नजर डाल लेते हैं। देखिए पहला आपके सामने दिया हुआ है कि शिक्षार्थियों में परिकलन कौशलों का विकास करना, यानी उनमें कंप्यूटेशनल जो स्किल होती है उनका विकास करना। कंप्यूटेशनल स्किल मतलब कंप्यूटर से जुड़ी स्किलों का विकास करना है, हमें नहीं करना उन वाली स्किलों का विकास उसके अंदर। ये ऑप्शन गलत हो गया। शिक्षार्थियों में मूल गणन कौशलों का विकास करना है, बिल्कुल ठीक बात है। उनमें बेसिक जो न्यूमरेसी होती है ना, वो वाली स्किल उनके अंदर डेवलप हमें करनी है। अभी आपके सामने आएगा एफएलएन आएगा, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी आएगा, जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंदर बात कही गई थी, जिसके अंदर यह कहा था कि बच्चों को कुछ ना हो सके लेकिन पढ़ना लिखना और संख्याओं की नॉलेज जरूर दो। तो सबसे पहले हमें बच्चों को यहाँ पर जो बेसिक न्यूमरेसी की जो स्किल होती है, आपने देखा होगा जो छोटा बच्चा होता है हम उसको पहले बड़ा छोटा सिखाते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में सिखाते हैं, और सबसे मेन बात है कॉन्क्रीट फॉर्म में मूर्त अवस्थाओं से उसको सिखाना है। देखिए मैं आपके सामने ईसीसी की एक फोटो भी लेकर आया, उसके माध्यम से आपको थोड़ा सा समझाता हूं, तो आपको यहाँ पर पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ये बात यहां पर हो रही है, आपके ईसीसी की बात हो रही है। ठीक है, जो आपके बच्चा है 8 साल तक का है, और ध्यान रखना है इसमें आपका 2030 तक का भी टारगेट दिया हुआ है कि 2030 तक इन टारगेट को हमें यहां पर अचीव भी करना है। अब यहां पर जो आपके 8 साल तक के बच्चे हैं, ठीक है, हालांकि एनसीईआरटी ने इसको भी 2 अलग अलग भागों में बांटा है, मतलब मैं इतना डिटेल में नहीं जाना चाह रहा क्योंकि सीटेट का लेवल उस लायक नहीं है कि मैं इतना डिटेल में आपको पढ़ाऊं, लेकिन फिर भी अपने लेवल से मैं आपको बहुत बता रहा हूं। ठीक है, तो आपके 2030 तक का टारगेट लिया हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग आपको फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है। पूरे एनईपी 2020 के अंदर ये कहा गया है कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन रखना है, करिकुलम हो, किताबें हो, टीचर हो, सभी चीज के अंदर। ठीक है, आपको जितना भी हो सके
प्लेवे मेथड के माध्यम से बच्चों को यहाँ पर समझाना है, एक्टिविटी के माध्यम से समझाना है, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग खोजपूर्ण तरीके से यहाँ पर बच्चों को समझाना है। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में जो यहाँ पर दिया हुआ है, इसने ये कहा है कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो बच्चे के अंदर बेसिक न्यूमरेसी स्किल को यहाँ पर बढ़ावा देना। फर्स्ट सीख है, संख्याओं के नाम लिखना नहीं सिखाना, नाम लिखने सिखाने की बात नहीं करता, और ना उनको पहाड़े याद कराना, जैसे हम लोग पहाड़े याद करते थे, ऐसे दीवार से पीछे लग जाते थे, दो एकम दो, दो दूनी चार, ऐसे गर्दन हिलती थी। एक हमारा तेल लगा कर आता था सर के अंदर, वो पूरी दीवार के अंदर उसके दो दूनी चार पूरा टकला बन जाता था यहाँ पर। ठीक है, तो हमें कोई भी चीजें याद नहीं करानी, आंसर आपका सेकंड यहाँ पर सही हो जाएगा। बढ़ते अब हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर, कितने लोगों ने ऐसे पढ़ा है, दो एकम दो, दो दूनी चार। ठीक है, अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव क्या है? बताओ क्या बदलाव किया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में, उसके बारे में हम लोग यहां पर बात करेंगे। ये बात करता है मानकीकरण से लचीलेपन की बात करता है। आपने कहा था कि सर मानकीकरण को देखते गलत काट देना, लेकिन ये तो खुद ही कह रहा है कि भाई ये गलत है, मानकीकरण से लचीलेपन की ओर जाना है, यानी स्टैंडर्डाइजेशन से, जहां पर आपके कुछ मानक सेट कर देते हैं, जैसा आपके सीबीएसई वालों ने मानक कर दिए 150 में जो 90 नंबर है वो पास है, बाकी फेल है। ठीक है, उसी प्रकार से मान लीजिए स्कूल के अंदर एग्जाम हो रहे हैं, 100 में से 33 वाला पास है, बाकी फेल है, तो नामकीकरण कर दिया। ठीक है, यानी मानक के अकॉर्डिंग हमने बच्चों को यहाँ पर उनका असेसमेंट करा, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। इसके माध्यम से बच्चों के बीच में तुलना होती है, उनका क्लासिफिकेशन होता है। हमें फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर रखना चाहिए, ठीक है, लचीलापन रखना चाहिए। मान लीजिए अगर बच्चा पास नहीं कर पा रहा, ठीक है, हालांकि आप लोग पता है नो डिटेंशन पॉलिसी, इसके घातक परिणाम भी आ रहे हैं। ठीक है, शुरू बच्चों के लेके आ गया था, लेकिन बच्चों को ना फेल करने की जो चीज है, इसके धीरे धीरे करके नुकसान आते जा रहा है। हालांकि एक कमेटी बनी है, उस कमेटी ने भी ये नहीं कहा कि बच्चों को हम फेल करेंगे, बट ये कहा है कि हम इसके अंदर सुधार कर रहे हैं। ठीक है, तो लचीलापन रखना चाहिए, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए। ठीक है, यानी आप कहोगे सर अगर हमारे सीटेट में 150 में से 90 नंबर नहीं आए तो कुछ दिनों बाद दूसरा पेपर ले ले। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है ना, आपके स्कूल से लेकर जो आपकी यूनिवर्सिटीज वगैरह है वहां तक चलेगी, लेकिन आप वालों के लिए नहीं चलेगी जो सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं। सो फर्स्ट आंसर आपका ठीक हो जाएगा। दूसरी ये जो बात करता है ना, ये बात करता है फॉर्मेटिव टू समेटिव नहीं करता, समेटिव टू फॉर्मेटिव करता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट वो असेसमेंट जो आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान चलता है, वो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट है। समेटिव असेसमेंट जो आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जब खत्म हो जाता है, वो आपका समेटिव असेसमेंट है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने कही है कि समेटिव असेसमेंट को कम करो, ठीक है, और फॉर्मेटिव असेसमेंट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाओ, क्योंकि इसके अंदर क्रिएटिविटी देखने को मिलती है, फीडबैक अच्छा मिलता है बच्चों का, हम उसको अच्छी प्रकार से उसका असेसमेंट करके रिमीडियल टीचिंग दे सकते हैं। तो समेटिव टू फॉर्मेटिव जाना है, यानी इसको खत्म मतलब करते जाना है इसके कंपैरिजन में। अगली ये कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से लर्निंग फॉर एग्जाम, यानी एग्जाम के लिए पढ़ने की बात नहीं करता, जो कि हमारी सोसाइटी के अंदर होता है, हम लोगों के साथ होता है, पढ़ो पढ़ो फर्स्ट आउट, ठीक है, क्लास के अंदर टॉप करना है तुम्हें, अच्छे नंबर लाओ, ग्रेड के पीछे भगता है। ठीक है, जबकि हमें पढ़ना है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ना है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल दूं, कुछ बच्चे, एक दो बच्चे ऐसे आते हैं कि सर आप क्वेश्चन को जल्दी जल्दी बता दिया करो, ठीक है, ताकि जल्दी क्लास खत्म हो जाए। मैंने कहा भाई मैं ऐसा पढ़ाता ही नहीं हूं, ना मेरा ये तरीका है पढ़ाने का। मैं कहता हूं कि अगर मैं क्लास में 30 क्वेश्चन लेकर आया तो उन 30 क्वेश्चन मेरे ऐसे होते हैं, कम से कम मैं आपको 70-80 क्वेश्चन उससे रिलेटेड समझा देता हूं। तो या तो आप 30 क्वेश्चन की जगह 40 क्वेश्चन कर लो, या मेरे द्वारा पढ़ी गई चीजों को डिटेल में समझ लो। तो ये बात करता है, समझ पर आधारित बात करता है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की बात करता है। अगर आपने चीजों को समझ लिया है ना, तो उसके आधार पर आप सारे क्वेश्चन को लगा दोगे। लेकिन एग्जाम के लिए पढ़ोगे या खाली क्वेश्चन के लिए पढ़ोगे, या सिर्फ क्वेश्चन पढ़ा उसका जल्दी सा आंसर देगा, थोड़ा सा बताया उसको आगे चल दिया, उससे भी कुछ होने वाला नहीं है। तो आपकी समझ को आपको मजबूत करना है। ठीक है, ये आपकी मल्टी डिसिप्लिनी से रिगिडिटी की ओर नहीं जाता, रिगिडिटी से मल्टी डिसिप्लिनी की ओर जाता है, यानी कठोरता से बहुविषयकता की ओर जाता है। मैंने कहा चैप्टर नंबर 11 के अंदर दिया हुआ है, टुवर्ड्स अ मोर होलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनी एजुकेशन की बात करता है चैप्टर नंबर 11 के अंदर आपका। ठीक है, यानी हमें बच्चों को ये कठोरता तो कहीं भी दिखे ना, कठोर कहीं भी दिखे इसको देखते काट देना। हालांकि मेरे पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड होते हैं, अब मैं इनको नहीं कराता क्योंकि बहुत फेमस हो गए। ठीक है, वरना कई बार मैंने करा चुके, क्योंकि सीटेट का पैटर्न चेंज भी नहीं हुआ, तो वही पॉजिटिव नेगेटिव चलते आ रहे हैं। तो जहां पर भी कठोरता दिखे उस कठोरता के अंदर काटा मार देना। और बहुविषयकता की बात करता है, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की बात करता है, जहां पर सभी सब्जेक्ट इंटीग्रेट करके यहां पर पढ़ाने। सो आपने देखा फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही है, बाकी आंसर तब सही होते हैं जब ये आपके अपोजिट हो जाते। ठीक है, सो आंसर आपका फर्स्ट यहां पर सही हो जाएगा। बढ़ते अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आपका टीचिंग मेथड बेस्ट है सर, ठीक है भाई बेस्ट होगा, तभी आप लोग डिटेल में समझोगे, तभी आगे कुछ समझ पाओगे। एग्जामिनर कितना भी हार्ड क्वेश्चन दे देगा उसको आप लोग यहां पर कर जाओगे। ठीक है, क्योंकि अगर भाई टीचर को अपने सब्जेक्ट की डिटेल में नॉलेज नहीं होगी तो फिर कुछ फायदा नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर है कि एनईपी 2020 के अनुसार
देश भर में विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगिताएं। ये क्वेश्चन जो अभी आपका सीटेट 20 अगस्त वाला हुआ है ना, उसके अंदर ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। जो आपके ओलंपियाड एग्जाम होते हैं, ठीक है, इनके बारे में बात कही गई है। देखिए ओलंपियाड एग्जाम, जैसे मैंने बात करता हूँ ओलंपिक खेलों की बात करता हूँ ना, अलग अलग कंट्री से एथलीट आते हैं, अलग अलग गेम होते हैं, उसके अंदर कॉम्पिटिशन करते हैं और फिर जीत जाते हैं। उसी प्रकार से जो आपके ओलंपियाड एग्जाम होते हैं, ये आपके नेशनल और इंटरनेशनल लेवल दोनों पर ही होते हैं। जैसे मान लीजिए नेशनल पर हो गया, स्कूल के तरफ से बाकी अदर स्कूल गए और आपस में कंपटीशन हुआ बच्चों का पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहां पर हुआ, ठीक है। हालांकि जो शुरुआत में जो आपके ओलंपियाड है, मतलब जब इनका प्रचलन हुआ था, शुरू हुए थे पर्टिकुलर कुछ सब्जेक्ट के लिए थे, लेकिन ये धीरे धीरे करके अब बहुत व्यापक क्षेत्र पर हो गए। तो बच्चों में एक यहाँ पर ये भी रहता है कि हमें दूसरे बच्चों से थोड़ा सा मतलब अपना स्टैंडर्ड बढ़ाना है, आपस में एक प्रतियोगिता की भावना रहती है, ठीक है। हालांकि वो गला काट प्रतियोगिता की बात नहीं होती और बच्चा यहाँ पर चीजों को समझता है। तो इस प्रकार के जो ओलंपियाड गेम है, ठीक है, जहां अलग अलग स्कूल से अलग अलग कंट्री के बच्चे आपस में कंपटीशन करते हैं, तो इसको सरल नहीं, इसको मजबूत बनाने की बात करता है। तो सेकंड आंसर इसका आपका सही हो जाएगा। कुछ एनजीओ भी है जो ओलंपियाड एग्जाम आपके कराते हैं, ठीक है। तो अलग अलग एजेंसी है, ठीक है। तो ओलंपियाड एग्जाम अगर आपका बच्चा पढ़ता हो और ओलंपियाड के अगर तैयारी करता हो तो आप लोग कराइए। इसकी किताबें भी आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। तो किताबें भी आपके लिए महत्वपूर्ण होती है अगर आपके जो टीचिंग एग्जाम रहते हैं। अगला क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर आ गया, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एनईपी 2020 अधिगम के कौन से तरीकों पर बल देता है। एनईपी 2020 क्या बात करता है कि सीखना हमको कैसे है और सिखाना कैसे है, ठीक है। उसके बारे में देखिए क्या क्या कहता है। पहले बात करता है अनुभवात्मक अधिगम की बात करता है, यानी कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करता है। बिल्कुल ठीक बात है, इसकी बात करता है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग यानी अपने एक्सपीरियंस के आधार पर लर्न करना, यानी कि अपने अनुभव के आधार पर अधिगम करना, यानी कि सीखना। आप लोगों ने भी जो आप लोग अपना कोर्स करके आए हो, डीएलएड करके आए हो, बीएड करके आए हो, वहां पर थोड़ा बहुत जाना होगा सीटेट के बारे में, इनके टॉपिक के बारे में आपने जाना होगा। तो उस अधिगम के, उस अनुभव के आधार पर आप लोग यहाँ पर अधिगम कर रहे हो, लर्न कर रहे हो यहाँ पर चीजों को, ठीक है। तो इसी बात को कहता है एनईपी 2020 भी कि जो बच्चे की प्रीवियस नॉलेज होती है, मैं बार बार कहता हूं कोई भी चैप्टर पढ़ाने से पहले प्रीवियस नॉलेज को आपको क्लास में शामिल करना चाहिए, ठीक है। तो इसकी बात करता है आपका डिजिटल लर्निंग की बात करता है। बिल्कुल सही बात है। देखिए जैसे आप लोगों ने एनसीएफ 2005 में पढ़ा होगा, कहां से पढ़ा होगा, मैं ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो उसमें कहा जाता है पहले यहां पर चॉइस रहती थी। एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं कि जैसे लाइब्रेरी के अंदर आप लोग जाते होंगे, अगर आप लोग स्कूल के अंदर पढ़ते हैं, तो आप पर टीचर बताता, हाँ भाई ओए बागड़ बिल्ले आज तू ये वाली चीज सब्जेक्ट पढ़ेगा, ओए पापा की परी आज तू ये वाली किताब पढ़ेगी। अगर उनके अकॉर्डिंग नहीं पढ़ते थे तो पीटते थे। बट एनसीएफ 2005 में कहा गया कि बच्चों को यहाँ पर आजादी है, बच्चा अपनी मनपसंद किताब यहाँ पर किसी भी सब्जेक्ट की पढ़ सकता है, ठीक है। तो उसी बात को जैसे मान लीजिए इसी प्रकार के डिजिटल लर्निंग की बात करें तो डिजिटल लाइब्रेरी की बात आपके एनईपी 2020 में कही हुई है, ठीक है। अगली बात करता है साइंटिफिक लर्निंग की बात करता है। बिल्कुल ठीक बात है। वैज्ञानिक तरीके से सीखने की बात करता है, नए नए टीएलएमओ के माध्यम से सीखने की बात करता है, शिक्षा नीति और लर्निंग बाय डूइंग, खुद करके सीखना, स्वयं करके सीखना, इसकी बात तो बहुत पहले से ही आपकी चलती जा रही है। तो इन सभी तरीकों पर बात करता है कौन, आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सारे ही आंसर आपके ठीक हो जाएंगे। और आप लोग किसके साथ जा रहे हो, फोर्थ के साथ आप लोग यहां पर जा रहे हो, बिल्कुल सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एनईपी 2020 निम्न में से कौन सी पेडागोजिकल स्ट्रेटेजी को, यानी शिक्षा शास्त्रीय रणनीति को बढ़ावा देती है, वो आपको बताना है, ठीक है। इन स्ट्रेटेजी को ध्यान से देखना, यही आपको इंप्लीमेंट भी करनी है एग्जाम के अंदर भी और टीचर बनने के बाद भी, ठीक है। कभी कहो कि सरकारी नौकरी बारी है, भूल जाएंगे। पहली बात करता है ड्रिल एंड प्रैक्टिस की। मैंने कहा जहां पर भी एग्जाम में ड्रिल एंड प्रैक्टिस दिखे इसके अंदर ड्रिल कर देना ड्रिल एंड प्रैक्टिस के माध्यम से बेसिकली क्या होती है, इसके माध्यम से बढ़ती है आपकी रोट लर्निंग बढ़ती है। क्या करनी है, इसके माध्यम से बढ़ती है रोट लर्निंग। और मैंने कहा आपको रोट लर्निंग नहीं, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की तरफ बच्चों को लेकर जाना है, ठीक है। तो ड्रिल एंड प्रैक्टिस को करते क्या कर दोगे, ड्रिल कर दोगे, यानी कि इसके अंदर काटा मार दोगे। रोट मेमोराइजेशन यानी कि आपका रट कर याद करना। एक तो रटना आ गया, एक याद आ गया, तो दो चीज आ गई। तो इसको भी देखते गलत काट देना। रट कर याद करने की बात नहीं करता, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की, समझ कर चीजों को सीखने की बात आपका करता है, ठीक है। अगली बात करते हैं आपका इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग की बात करता है। जैसे बच्चा इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में बच्चा क्वेश्चन पुटअप करता है। मान लीजिए आप क्वेश्चन पुटअप करने लग जाओ कि सर इसका आंसर ये क्यों नहीं है, ठीक है सर ऐसा नहीं ऐसे क्यों होगा। लास्ट क्लास में कहते हैं सर जी हमें आपने कम दिमाग वाली कह दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से चीजों को करता है। मैं तो सोच रहा था एक दो खतरनाक कमेंट ना हो जाए कि आपकी जो किसी जिससे शादी हो वो भी कम दिमाग वाली आए ठीक है। हालांकि एक दिन एक टीचर मेरे हाथ की रेखा पढ़े तो उसमें यही था कि पहली तो शादी होगी नहीं, होगी तो कम दिमाग वाली और खूबसूरत भी नहीं होगी, वो ऐसी आएगी, ठीक है। मैंने कहा अरे
बद्दुआ ना दे दे दो चार और तो यहाँ पर बच्चा इस प्रकार की इंक्वायरी बेस करता है, क्वेश्चन पुटअप करता है। आप लोग तो अलग अलग इंक्वायरी करते हो, तो इसको बढ़ावा देना है, ठीक है। अब क्या होगा, बढ़ावा देगा तो सर हम तो आपके ऊपर टूटेंगे। अरे भाई छोटे बच्चे के जो क्वेश्चन रहते हैं, उसके जो मिसकंसेप्शन रहता है, बहुत सारी चीजें होती है, उसको बढ़ावा देना है आपको कि बेटा पूछ, और तुझे कितनी बार पूछना है। पहले के टीचर पता है क्या कहते थे, पूछ तुझे क्या पूछना है, अगर तुझे एक बार समझ में नहीं आ रहा मुझसे 10 बार पूछ। और हालांकि 2 बार बताने के बाद ही वो तीसरी बारी में मार देते थे, पिटाई करते थे, ठीक है। डिस्कशन बेस्ड अप्रोच की बात करता है, चर्चाओं से आधारित अधिगम की बात करता है। जैसे लास्ट क्लास के अंदर मैंने डोरी सिस्टम के अंदर आपको एक एग्जांपल दिया था, तो हम लोगों ने आपस में डिस्कशन करा कि भाई ये क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, क्या आप लोग मुझसे सहमत हो। तो आपने कहा बिल्कुल ठीक है भाई, दोनों ही जेंडर है, मेल और फीमेल, दोनों की इक्वलिटी की बात होनी चाहिए, तो दोनों ही से इस प्रकार की मतलब चीजों को हटना चाहिए। तो सभी की बात आपका करता है, ओ सभी की कह रहा हूं यार, ये दो तो आपके गलत है ना, ये ड्रिल वाला गलत है और ये वाला ये भी गलत है, तो थर्ड और फोर्थ आंसर आपका सही हो जाएगा, यानी ये वाला आंसर आपका यहां पर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगले क्वेश्चन के ऊपर यहां पर नजर डाल लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या कहता है, जिसके ऊपर हम लोग यहां पर नजर डालने वाले हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, निपुण भारत मिशन से आपका दिया हुआ है। किससे? निपुण भारत मिशन से दिया हुआ है। पहले भाई मैं आपके निपुण भारत मिशन को ही निपटा दूं, उसके बाद आपको क्वेश्चन के ऊपर लेकर चलूंगा। बहुत आपका पूछा गया, रिपीट हुआ क्वेश्चन है आपका निपुण भारत मिशन। जरा इसके बारे में समझ लीजिए, उसके बाद फिर आपको चीजें यहां पर क्लियर हो जाएगी, ठीक है। जरा इसके बारे में यहां पर समझ लेते हैं निपुण भारत मिशन में, ठीक है। आपकी गाड़ी ही थार है, वाइफ भी बेहतर नहीं मिलेगी, ये क्या, ये कौन सा तरीका हुआ, मतलब जिनकी थार आ जाएगी उनकी वाइफ बढ़िया मिलेगी? कहाँ से लाते हो भाई ऐसी चीजें देखिए एनईपी 2020 में एक आपका कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट का नाम आपका एफएलएन। क्या नाम है उसका? नाम आपका एफएलएन, ठीक है। एफएलएन का मतलब है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ठीक है। तो उसी के आधार पर भारत सरकार ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च करा, जो प्रोजेक्ट लॉन्च करा आपका 5 जुलाई 2021 को, क्योंकि एफएलएन की बात आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कही गई है। किसमें? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कही गई थी, लेकिन इसके आधार पर भारत सरकार ने जो लॉन्च करा वो करा निपुण भारत मिशन, आपका भारत सरकार ने लॉन्च करा 5 जुलाई 2021 को इसको लॉन्च करा। तो ये भी इसी की बात करता है, बेसिकली बात करते हैं 3R की बात करता है, ठीक है। दोनों क्या काम करते हैं? 3R की बात करता है। किसकी बात करता है? ये बात करते हैं 3R की बात करते हैं। 3R का क्या मतलब है? 3R का मतलब है आपका रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक नॉलेज, कि बच्चों को हम कम से कम पढ़ना लिखना और संख्याओं की नॉलेज दे सके, उसके लिए आपका निपुण भारत आपका मिशन लाया गया, जहां पर लिखा हुआ है निपुण भारत का सपना सब बच्चे समझे भाषा और गणना, ठीक है। ये आपके सामने लिखा हुआ है। कई बार आपके एग्जाम में निपुण की फुल फॉर्म भी पूछी जा चुकी है, आपके सामने लिखी हुई है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ये आपकी निपुण की पूरी फुल फॉर्म होती है। उसके अलावा एक चीज ये है, एफएलएन को जो आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा जो लाया गया था, तो इसका जो टारगेट रखा था वो टारगेट रखा था 2025 तक, ठीक है। लेकिन जब भारत सरकार ने इस निपुण प्रोजेक्ट को लाया गया, तो इसका जो आपका लक्ष्य रखा वो आपका रखा 2026 से 27 तक का इसका लक्ष्य रखा, ठीक है। हालांकि इस लक्ष्य में सरकारी टीचर बहुत तेजी से लग रहे हैं, बहुत सबसे ज्यादा काम आपके निपुण भारत के अंदर चल रहा है, ठीक है। लेकिन इसके भी कुछ साइड इफेक्ट है, उनके ऊपर हम बात नहीं करेंगे, जब आप टीचर बन जाओगे तब उनके ऊपर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो आप लोग समझ गए निपुण भारत मिशन किस लिए शुरू किया गया, ताकि हम बच्चों को पढ़ना लिखना और संख्याओं की नॉलेज एटलीस्ट दे सके, और क्लास 3rd तक के लिए इसके मतलब कि क्लास 3rd में बच्चों की चीजें आ जानी चाहिए। क्योंकि आपने देखा है कि बहुत से बच्चे स्कूल में ड्रॉप आउट की समस्या होती थी, ठीक है, यानी स्कूल छोड़कर चले जाते थे। तो हम बच्चों को अगर पढ़ना लिखना संख्याओं की नॉलेज दे देंगे तो बच्चे जुड़े भी रहेंगे, और कम से कम जो आपका बच्चा साक्षर रहेगा तो कम से कम अंगूठा छाप तो नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये आपका निपुण भारत मिशन लाएगा। अब यही मिशन आपका बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। जो आपके गवर्नमेंट टीचर है उनके जो ग्रुप बने रहते हैं, जिसके अंदर अधिकारी भी रहते हैं, टीचर भी रहते हैं, तो ग्रुप पर फोटो भी आपको यही मिलेगी, निपुण भारत मिशन की मिलेगी। तो जो निपुण भारत के कुछ लक्ष्य बताए गए हैं, ठीक है, और लक्ष्य किसके लिए गए बताए गए? आपकी भाषा के लिए और गणित के लिए यहां पर लक्ष्य बताए गए, ठीक है। अब ये देखिए लक्ष्य क्या बताए गए, वही आपके पढ़ने लिखने और संख्याओं की जो नॉलेज है तो वो किस प्रकार की होनी चाहिए। अब उसके लिए अलग अलग प्रकार के लक्ष्य बताए गए हैं। जैसा आप लोग यहां पर देख रहे हो, बाल वाटिका की बात करो, क्योंकि अब बच्चों को बाल वाटिका से प्रवेश दे दिया जाएगा। अब 6 साल का बच्चा फर्स्ट क्लास में नहीं जाएगा, बाल वाटिका से चला जाएगा। अगर मैं भाषा की बात करूं तो बाल वाटिका के अंदर जो बच्चा रहेगा कम से कम 2 अक्षर वाले सरल शब्दों को पढ़ लेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं मैथमेटिक्स के अंदर बात करूं तो बच्चे यहां पर 10 तक के अंकों की संख्या की पहचान कर लेगा, पढ़ लेगा, और यहां पर मतलब उनको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर छोटा बड़ा इस प्रकार से व्यवस्थित कर लेगा। क्लास फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो यहां पर बच्चा
4 से 5 सरल शब्दों को यहाँ पर पढ़ लेता है। ठीक है, 4 से 5 में। अगर क्लास फर्स्ट में न्यूमरेसी के अंदर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो बच्चा होता है जोड़ घटा सीख लेगा और 99 तक की जो संख्या होता है उसको पढ़ और लिख लेता है। ठीक है, इस टेबल को ध्यान से देख लेना, बहुत क्वेश्चन यहां से आपके आते हैं। और यहाँ पर क्लास सेकंड का जो बच्चा रहेगा 45 से 60 शब्द प्रति मिनट की प्रवाह से पढ़ लेता है। और मैथमेटिक्स की बात करूं तो 99 तक की संख्याओं का घटाव कर लेगा, माइनस कर लेगा, और 999 तक की संख्याओं को पढ़ और लिख सकते हैं। क्लास थर्ड की अगर मैं बात करूं तो यहां पर न्यूनतम 60 शब्द प्रति मिनट की प्रवाह से पढ़ लेता है। और यहां पर क्लास थर्ड के अंदर वो अपना 9999 तक की संख्या को पढ़ और लिख सकते हैं और सरल गुणा समस्या को यहां पर हल कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन यहां पर आपसे एग्जामिनर ने पूछा है कि क्लास 3 के अंत तक साक्षरता के लिए बुनियादी साक्षरता व गणित के अधिगम उद्देश्य क्या होंगे। तो क्लास थर्ड तक के लिए आपके गणित के उद्देश्य पूछ लिए, तो गणित तक के उद्देश्य क्या होंगे। 9999 तक की संख्याओं को पढ़ लेता है और गुणा कर लेता है और न्यूनतम 60 शब्द प्रति मिनट की प्रवाह से यहां पर पढ़ लेता है। ठीक है, तो अगर यहां पर आप लोग ऑप्शन देखोगे, ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं फोर्थ की, 1 मिनट में कम से कम 60 शब्द समझ के साथ पढ़ लेता है। कितने, न्यूनतम 60 शब्द समझ लेता है। तो पहला फोर्थ आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा, कम से कम 60 शब्द समझ के साथ पढ़ लेता है, यानी कि न्यूनतम 60 शब्द प्रति मिनट की प्रवाह से पढ़ लेता है और अर्थ के साथ यहां पर पढ़ता है। ठीक है, सो आंसर इसका जो हो जाएगा, आंसर इसका फोर्थ आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद भी अगर आप लोग निपुण को बोलते हो, कोई क्वेश्चन गलत करते हो तो चुल्लू भर पानी में डूब जाना, इससे बढ़िया इस आसान तरीके के माध्यम से नहीं समझ जा सकता और कोई। ठीक है, चलिए बढ़ते हुए आपके सामने अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, एनईपी 2020 ने किस पर जोर दिया है, उसको आपको बताना है कि किस पर जोर दिया है। पहला बहुविषयकता शिक्षा, यार मैंने अभी आपको बताई, अभी वो ऊपर क्वेश्चन गया था, शायद दूसरा था तीसरा था, जिसमें मैंने बताया कि चैप्टर नंबर 11 आपका इसी पर आधारित है, टुवर्ड्स अ मोर होलिस्टिक एंड आपका मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन की बात करता है, तो आपका इसी के ऊपर जोर दिया। रिगिड कैरिकुलम को बात नहीं करता, रिगिड को देखते रगड़ा लगा दो, ये बात करता है। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करता है, किसकी बात करता है, ये बात करता है फ्लेक्सिबिलिटी की बात करता है। समेटिव की नहीं बात करता, ये बात करता है आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात करता है कि फॉर्मेटिव, इसने कहा किस पर जोर दिया है, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट पर जोर दिया है। ये एग्जाम सेंट्रिक पेडागोजी की बात नहीं करता, ये चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी के मतलब बल देने की यहां पर बात करता है। तो ये नीचे का ऑप्शन गलत है और पहला ऑप्शन आपका ठीक है, तो पहला आंसर आपका यहां पर सही हो जाएगा। बढ़ जाते हैं हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आपके सामने जो दिया हुआ है। ठीक है, वेरी गुड भाई, आप ठीक बता रहे हो इसके साथ। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, अभिकथन यानी कि अजर्सन आपके सामने दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि एनईपी 2020 के अनुसार 5वीं तक के सभी बच्चों को उनकी मातृभाषा यानी मदर टंग में शिक्षा दी जानी चाहिए, बिल्कुल दी जानी चाहिए। देखिए जो मैं आपको एनईपी 2020 के बारे में यहां पर पढ़ा रहा हूं, तो एनईपी 2020 की बात नहीं है आपका, ये आपकी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 वाली थी ना, जो आपकी पहली शिक्षा नीति थी, तो उसमें बच्चों की मातृभाषा पर जोर देने की बात यहां पर कही जा रही थी। देखिए आप लोग जैसे हिंदी भाषी क्षेत्र के हो तो आप लोग हिंदी को बहुत पसंद करते हो, तो कहते हो कि हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बना दो। लेकिन मान लीजिए अगर कोई साउथ की तरफ के लोग हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ के लोग हैं, तो उनको अपनी मातृभाषा पसंद है। तो जैसा आपको हिंदी पसंद है ऐसे उनको अपनी मातृभाषा पसंद है। तो हमको, आपने देखा होगा आपके सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी आपकी राजकीय भाषा है। ठीक है, और जो इंग्लिश है, इंग्लिश आपकी सह राजकीय भाषा है। तो सभी को अपनी मातृभाषा पसंद है, तो इसलिए 1968 वाली के अंदर जो आपकी मदर टंग होती है, मातृभाषा होती है, इस पर जोर देने की बात कही गई थी। और तब से अभी तक चाहे आप कोई सा भी डॉक्यूमेंट उठा लीजिए, उसमें मातृभाषा पर जोर देने की बात कही जा रही है। इसने तो खाली ये लिखा है कि क्लास 5th तक सभी बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षण देना है, लेकिन एनईपी 2020 में लिखा है इससे भी आगे क्लास 8 तक जो शिक्षण का माध्यम होना चाहिए, जो टीचिंग का मेथड होना चाहिए, वो बच्चे की मातृभाषा में होना चाहिए। क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है अपनी मातृभाषा में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होता है, सबसे ज्यादा उसका कॉन्फिडेंस जो रहता है मातृभाषा में रहता है और चीजें अच्छी तरीके से समझता है। तो एज ए टीचर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बच्चे की मातृभाषा को आपको ज्यादा से ज्यादा उसको अवसर दिए जाने चाहिए। ठीक है, ये बात आप लोग समझ गए। तो यहाँ पर पहला जो आपके सामने दिया है बिल्कुल ठीक है। अभी देखिए इसके अंदर एक कंसेप्ट आता है जो आई होप आप लोगों ने पढ़ा होगा, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। ठीक है, ये कंसेप्ट आपके सामने आता है, इसको समझिए जरा, मातृभाषा का कंसेप्ट आपके सामने इजी हो जाएगा। ये पेन मोटा क्यों चल रहा है, एक सेकंड को भाई। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, ठीक है, जिसको आप लोग कहते हो त्रिभाषा सूत्र के नाम से जाना जाता है। किसके ये जाना जाता है, आपका त्रिभाषा सूत्र के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब है कि बच्चों को, ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि बच्चों को हमें स्कूल में 3 भाषा जरूर पढ़ानी है।
ठीक है, ये आपके थ्री लैंग्वेज फॉर्मूले की बात करता है। पहली सी जो आपकी शिक्षा नीति चलती आ रही है उसी के अंदर ये वाली बात कही गई थी। ठीक है, ये आपकी नई शिक्षा नीति के अंदर कोई नई बात नहीं है। ठीक है, तो यहां पर कहा गया है कि जो बच्चों को 3 भाषाएं पढ़ानी है उसके अंदर जो बच्चों की जो पहली भाषा होगी, बच्चों की पहली भाषा होगी वो होगी उनकी मातृभाषा, यानी कि उनकी मदर टंग होगी। कौन सी होगी? बच्चों की पहली भाषा होगी, वो बच्चों की पहली भाषा होगी उनकी मदर टंग, जो उनके बच्चों की पहली मातृभाषा होगी। अगर मैं हिंदी क्षेत्र की बात करूं तो हिंदी क्षेत्र वालों की जो मातृभाषा हो जाएगी वो हिंदी क्षेत्र वालों की जो मातृभाषा हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी हिंदी हो जाएगी। ठीक है, हिंदी हो जाएगी, तो यहां पर हिंदी हो जाएगी। सेकंड लैंग्वेज इनकी हो जाएगी यहां पर इंग्लिश हो जाएगी, सेकंड लैंग्वेज इनकी इंग्लिश हो जाएगी। और थर्ड लैंग्वेज जो हो जाएगी इनकी वो हो जाएगी कोई आधुनिक भाषा, यानी कि मॉडर्न लैंग्वेज हो जाएगी। ठीक है, और मॉडर्न लैंग्वेज में भी खासकर जो आपकी साउथ की जो आपकी ये लैंग्वेज होती है वो यहां पर हो जाएगी। ये मैंने बताया हिंदी क्षेत्र वालों के लिए। अगर मैं बात करूं नॉन हिंदी क्षेत्र वालों के लिए तो वहां पर भी उनकी पहली मातृभाषा होगी। ठीक है, ध्यान रखना हमेशा पहले नंबर पर हमेशा बच्चे की मातृभाषा होगी। सबसे पहले बच्चों को मातृभाषा में शिक्षण देना जरूरी है, इसलिए इतनी महत्वपूर्ण होती है मातृभाषा। तो वहां पर बच्चे की पहली मातृभाषा होगी, मान लीजिए कोई तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, कुछ और हो, तो मातृभाषा होगी, दूसरी हिंदी हो जाएगी, तीसरी इंग्लिश हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 भाषाओं में शिक्षण देने की बात आपकी पहले से ही शिक्षा नीतियों के अंदर कही जा रही है। एनपी 2020 ने ये वाली बात कही है। एक आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि हमें बच्चों को जो भाषा का शिक्षण देना है उसके अंदर कम से कम 2 आपकी भारतीय भाषाएं होनी चाहिए। ये क्वेश्चन आपका लैंग्वेज वाले सेक्शन के अंदर पूछा गया है कि हम जो बच्चों को यहां पर शिक्षण दे रहे हैं उसके अंदर कम से कम 2 यहां पर भारतीय भाषाएं होनी चाहिए। कितनी? कम से कम 2 भारतीय भाषाएं यहां पर होनी चाहिए, जो इसके बारे में बात करता है। 2 तो वैसी होगी, पहली मान लीजिए हिंदी है, दूसरी यहां पर मॉडर्न लैंग्वेज, कोई साउथ की यहां पर लैंग्वेज होगी। ठीक है, इसकी बात करता है। उसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने कहा है कि जो आपके 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है, त्रिभाषा सूत्र है, इसको आपको थोपना नहीं है किसी भी आपके स्टेट के ऊपर। ठीक है, ध्यान रखना इस वाली बात को, क्योंकि जो पहले शिक्षा का विषय था, शिक्षा का पहले विषय था वो आपके राज्य सूची के अंदर आता था, लेकिन जो अब शिक्षा का विषय है, शिक्षा का विषय अब आपका संवर्ती सूची के अंदर है। यानी अगर आपको कोई चीज आती है, जैसे नई शिक्षा नीति 2020 आई, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा आई, तो यहां पर इस चीज को किसी भी स्टेट के ऊपर थोपा नहीं जाएगा, लागू नहीं किया जाएगा। अभी आपको एक चीज बताऊं, कर्नाटक गवर्नमेंट ने क्या काम करा, जैसे कुछ स्टेट तो इसको इंप्लीमेंट करते जा रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को, तो कर्नाटक गवर्नमेंट ने या उसके अलावा और भी जो गैर विरोधी आपके बीजेपी पार्टी है, तो इन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मानने से मना कर दिया, खारिज कर दिया कि हम नहीं मानते, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को नहीं मानते। ठीक है, तो ये किसकी वजह से हुआ? क्योंकि शिक्षा जो होता है वो आपका संवर्ती सूची के अंदर शामिल है। आपने कोई नीति बनाई, मान लीजिए ये वाली नीति बनाई, तो इसको आप किसी स्टेट पर थोप नहीं सकते और ना वो इसको लागू कर सकता है। ठीक है, तो आपको सेंट्रल प्लस आपके स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर कोई मतलब यहां पर फैसला लेते हैं। ये बात आप लोग यहां पर समझ गए। तो पहला यहां पर जो अभिकथन अर्जन दिया था वो बिल्कुल ठीक है कि कम से कम क्लास 5th या 8th तक हमें बच्चों को जो शिक्षण देना है वो उनकी मातृभाषा में देना है। अब इसमें कारण यहां पर दिया हुआ है कि छोटे जो बच्चे होते हैं अपनी मातृभाषा में सार्थक अवधारणाओं को अधिक तेजी से सीखते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, छोटे बच्चे गए जो बागड़ बिल्ले, आप लोग भी सबसे ज्यादा कंफर्टेबल अपनी मातृभाषा में करते हो। जैसे मैं बताऊं, जैसे मैं अलग अलग मेरी पोस्टिंग लगी है तो वहां पर कोई हिंदी भाषा बोलने वाला मिल जाता था, बड़ी खुशी होती थी, अरे तू तो अपनी साइड का मिल गया। ठीक है, एक हमारे बागपत की तरफ का मिल गया, वो कह रहा था और भाई तू कहाँ का, मैंने कहा तू तो ये बोल रहा, मैंने कहा भाई मैं तो जहां का भी हूं लेकिन तू पश्चिमी यूपी का है। ठीक है, तो एकदम मतलब हमें कंफर्टेबल फील हो जाता है यार, अपनी तरफ के मिल गए। तो ये बिल्कुल ठीक है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। एक क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों ने कितने सारे कंसेप्ट समझे और कई क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। तो इसलिए मैंने कहा पढ़ो तो डिटेल में पढ़ो, अच्छी तरीके से समझो। ठीक है, बढ़ते हुए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आपके सामने अगला क्वेश्चन। ठीक है, वहां पर छुट्टे कहते हैं और तू कहाँ का है। ठीक है, तो तू को ज्यादा बुरा इतना मतलब मानते नहीं हरियाणा की तरफ के या पश्चिमी यूपी की तरफ के लोगों को। ठीक है, चलिए बढ़ते अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर जो आपके सामने नेक्स्ट दिया हुआ है। ठीक है, एक बार मेरी जो पोस्टिंग थी इधर नॉर्थ ईस्ट की तरफ लगी थी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, तो मैं एक दिन घूमने के लिए मेघालय चला गया। ठीक है, तो मेघालय में वहां पर डाउ की झील का मेरा मन था, सबसे पानी की झील थी। मैंने कहा चलो छुट्टियां घूमने जाते हैं, पहाड़ों के ऊपर चले गए 40-50 किलोमीटर, वहीं पर बांग्लादेश की बॉर्डर है। तो एक बीच में बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था, वो बीच में बड़ा सा इतना बड़ा पत्थर है, उस तरफ बांग्लादेश है, वो वहां कूद रहे थे उसमें झील में, इस तरफ इंडिया वाले है, तो वहां पर बॉर्डर पर हरियाणा की तरफ का मिल गया। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि भाई ये बॉर्डर का पत्थर क्या, उसने कही अरे तू तो अपनी तरफ का बैठ, या बाद में करियो पहले तू बैठ। तो उसने यहाँ पर मतलब जैसी मदर टंग मिलती है तो आपस में कर लिया, अरे छोड़ यार और बता मतलब कहा कैसे ये सब चीज, तो मतलब इतना प्रभाव मातृभाषा का पड़ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर आ गया, ये रहा, और हालांकि सबसे पानी की सबसे साफ झील उसको माना जाता है। ठीक है, इधर की अगर मैं बात करूं, मैंने जाके देखा तो एक बंदा वहीं पर कपड़े धो रहा था अपना, मैंने कहा यार बड़ी कमाल की चीज है यार। ठीक है, इतना गंदा कर रहे हैं।
अगला देखते हैं, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं यानी क्लास फर्स्ट से फिफ्थ के लिए निम्न में से क्या स्तर होगा, क्या लेवल होगा। यार ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आ गया। अभी मैंने आपको बताया प्राइमरी के लिए क्या होगा, ये प्राइमरी के लिए आपकी फाउंडेशनल स्टेज और आपकी प्रिपरेटरी स्टेज, दो आपकी स्टेज होगी। कौन सी, फाउंडेशनल और आपकी प्रिपरेटरी स्टेज होगी। तो प्राइमरी के लिए लगा दो, ये तो बड़ा सिंपल सा, बच्चा भी कर देगा इसको। तो कौन सी होगी, फाउंडेशनल स्टेज और आपकी प्रिपरेटरी स्टेज, ये आपकी होगी FPMS से याद कर लेना, फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल एंड सेकेंडरी याद कर लेना। तो आपका AC है, ठीक है, क्या है, AC यहां पर, ठीक है। हमारा AC चल रहा है ना, हमारा AC चल रहा है। चलिए बढ़ते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा सामने आपकी स्क्रीन पर, जो आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, देखिए ये रहा कि NEP 2020 निम्नलिखित में से किसको प्रस्तावित नहीं करती, किसको प्रपोज नहीं कर, प्रपोज मतलब प्रस्तावित, भाई वो वाला प्रपोज नहीं, ठीक है, प्रस्तावित नहीं करती। यह सीखना कि कैसे सीखना है, बिल्कुल ठीक बात है, लर्निंग हाउ टू लर्न, इसको प्रस्तावित करती है कि सीखने को किस प्रकार से सीखा जाए, इसको प्रस्तावित करती है। अब एक बात बताओ, अगर आप लोग यहां पर एग्जाम की तैयारी करने आ गए, जैसे CTET के एग्जाम की तैयारी करने आ गए, सबसे पहले ये जानिए कि इस एग्जाम के लिए आपको पढ़ना क्या है। अगर आप लोग यहाँ पर लर्निंग कर रहे हो और किसी भी चीज के लिए, तो सबसे पहले देखो उसको पढ़ना कैसे है। भाई CTET का एग्जाम है, चलो पहले इसका सिलेबस देख लेते हैं, चलो फिर उसके साथ में PYQ देख लेते हैं, चलो इसका जो फेमस टीचर है सचिन, इसको देख लेते हैं ये क्या बोल रहा है। तो पहला आपने देखा कि हमको पढ़ना क्या है, एग्जाम में क्या आता है, और उसके बाद फिर आपने पढ़ना शुरू करा। सबसे बड़ी बच्चों की गलती होती है, जिनको जॉब नहीं मिलती, पेपर एग्जाम क्रैक नहीं होते, वो भेड़ चाल में बढ़ जाते हैं। सारी भेड़ एक तरफ जा रही है, वो भी उन्हीं भेड़ के अंदर शामिल हो जाता है, ठीक है। ये वाला काम मत करना। NEP 2020 में एक बात कही गई आपकी क्रिटिकल थिंकिंग की, आलोचनात्मक यानी समालोचनात्मक चिंतन जिसको कहा जाता है, जहां पर कोई भी व्यक्ति, जो भी बच्चा अपने तर्क वितर्क के आधार पर एक डिसीजन लेता है, ये सही है गलत है। लेकिन ज्यादातर हमारे यहाँ क्या होता है कि भेड़ जा रही है बहुत सारी एक साथ में, तो उन्हीं के अंदर शामिल हो जाता है कि भाई सारी भेड़ तो इस तरफ जा रही है, मैं भी चल लेता हूं। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, लर्निंग हाउ टू लर्न को प्रपोज करता है, इसको प्रस्तावित करता है कि सीखने को किस प्रकार से सीखा जाए। पहले देखिए कि सिलेबस में क्या है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन क्या है, टीचर ने अपने अनुभव के आधार पर आपको इन एग्जाम से संबंधित क्या चीजें बताइए, फिर पढ़ना शुरू करिए, फिर आप लोग एग्जाम को पास भी कर जाओगे, ठीक है। विषय वस्तु में बढ़ोतरी की बात नहीं करता, विषय वस्तु में, ये तो पहला ठीक है, विषय वस्तु में कमी की बात करता है, यानी जो कंटेंट है उसको, इसमें जो कंटेंट है यहाँ पर, इनको इंक्रीज नहीं डिक्रीज की बात करता है, ठीक है। देखिए आप लोगों ने देखा होगा, जैसे मैंने आपको बताया था यशपाल कमेटी आई थी 92 के अंदर, तो उस कमेटी ने भी ये कहा दिया था कि लर्निंग विदाउट बर्डन, कि शिक्षा बिना बोझ के, यानी जो स्कूल का बैग होता है वो भी उसका हमें मिनिमम वेट रखना है, ताकि बच्चे की उसकी सेहत के ऊपर असर ना पड़े। NEP 2020 के अंदर भी बताया गया है कि 10 दिन तक, यानी मैं क्या कह रहा हूं, 10 दिन तक नो बैग डे आपका चलेगा, नो बैग डे की पॉलिसी चलेगी, ठीक है। यानी 10 दिन तक तो बच्चों को कोई बैग लेकर नहीं जाना, ये बात आपके राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कही गई है। अब क्या होगा, बैग लेकर नहीं जाएगा तो पढ़ेगा कैसे, आसपास के संसाधनों से पढ़ सकता है। मान लीजिए कोई काम कर रहा है, व्यवसायिक काम कर रहा है, तो उनसे बच्चा चीजों को यहाँ पर सीख सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर कंटेंट में कमी की बात करता है। आजकल तो आपको प्राइवेट स्कूल में लॉकर भी मिल जाएंगे, जहां पर बच्चे अपने किताबें रख लेते हैं, अपना स्कूल बैग रख लेते हैं, हम लोग तो ऐसे भर भर के लेकर जाते थे, ठीक है। तो इसमें कमी की बात करता है, तो गलत हो गया। अगला है थर्ड आपका 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल, आपके रिपोर्ट कार्ड कह दो, प्रगति पत्र कह दो, उन्नति पत्र कह दो, लेकिन इसको याद कर लेना, प्रोग्रेस कार्ड के नाम से याद कर लेना। अब ये प्रोग्रेस कार्ड क्या है, ध्यान से समझना, ये भी कई बार आपके एग्जाम में बहुत पूछा जा चुका है। 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल कार्ड के बारे में अगर मैं बात करूं, ये रहा इस प्रकार का कार्ड जो आपको बच्चों को मिलेगा। अब इसके ऊपर नजर डालिए, एक सुपर चैट यहां पर आई है, ठीक है। क्या था, गुरुजी मेरा प्रणाम स्वीकार करिए, कर लिया भाई, आपकी वजह से CTET में फर्स्ट अटेम्प्ट में आज मैं BPSC TRE क्वालिफाई करके बिहार दरभंगा में नियुक्त शिक्षक होके जॉब कर रहा हूं। इनका नाम राकेश कुमार है, 100 रुपए चैट के भेजे। गुरु दक्षिणा इतनी हल्की भेज दी भाई, वैसे तो सैलरी की बात करते हो, ठीक है। तो आप कहाँ काम करो राकेश, दरभंगा में आप काम करो, ठीक है। कांग्रेचुलेसन भाई, आपकी आगे की लाइफ के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। मजाक कर रहा था ये तो मैं, कि भाई ऐसे कर रहे हो, और भगवान करे आप इसी तरीके से सब लोग आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। तो आपको आगे के जीवन के लिए बहुत बहुत बधाई है, ठीक है राकेश जी। चलिए अब मैं बात कर रहा था, ये जो आपके सामने 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड है। देखिए जो हमें स्कूल के अंदर रिपोर्ट कार्ड मिलता था, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग तो अभी नई जनरेशन वाले हो, तो आपको ग्रेड के आधार पर वहां पर मिल रहे होंगे, ठीक है। हमें जो मिलता था उस पर नंबर दिए रहते थे, ठीक है, बताया रहता था एवरेज, पुअर, और फिर उसके कैरेक्टर वगैरह सब बताए रहते थे।
अब यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंदर ये वाली बात कही गई है कि जो बच्चों को रिपोर्ट कार्ड मिलेगा उसमें बच्चे के तीनों पक्षों को शामिल करेंगे। कौन कौन से? आपके कॉग्निटिव डोमेन को शामिल करेंगे, अफेक्टिव डोमेन को और साइकोमोटर डोमेन को बात करेंगे। यानी बच्चा स्कूल में जाकर अपने दिमाग का यूज करके अपना मानसिक विकास जो कर रहा है, चीजें समझ रहा है, सब्जेक्ट पढ़ रहा है, उसका भी हम यहाँ पर आकलन करेंगे इस वाले कार्ड के अंदर। उसके अलावा बच्चा अफेक्टिव यानी कि बच्चे के जो इमोशन जुड़े रहते हैं पढ़ने से संबंधित। अब आपके भी तो इमोशन है। अब ये यहाँ पर एक बच्चा है राकेश कुमार, ठीक है, हालांकि टीचर लगने के बाद भी बच्चे कमेंट करते रहते हैं सर आपकी वजह से पास होगा, आपकी वजह से, ठीक है। तो इनके इमोशन जुड़े रहते हैं क्योंकि ये बच्चे जब मेरे से पहले पढ़ते रहते थे, आप लोग तो अभी पढ़ना है, तो टीचर का स्टूडेंट का आपस में इमोशन बन जाता है, ठीक है। तो यहां पर देखा जाता है कि जो बच्चा यहां पर पढ़ने के दौरान, लर्निंग के दौरान जो अपने इमोशन भी जिसके अंदर रहते हैं ना, वो यहां पर पेपर को पास कर जाता है। आपके इमोशन जुड़े हुए कि भाई हमें भी एग्जाम पास करना है, इन बच्चों की तरह गवर्नमेंट जॉब लेनी है, तो आप लोगों के भी यहां पर इमोशन जुड़े रहते हैं, तो आपका अफेक्टिव डोमेन है। और तीसरा साइकोमोटर डोमेन जो आपके क्रियात्मक पक्ष से रहता है, जहां पर आपको चीजें करनी होती है, ठीक है। मान लीजिए कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज यहां पर बच्चा कर रहा है, कुछ और कॉम्पिटिटिव कर रहा है, तो इन तीनों ही पक्ष को आपके 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल कार्ड के अंदर आपका शामिल किया जाएगा, जिसके अंदर बच्चा सेल्फ असेसमेंट करे, पीयर असेसमेंट करे या ग्रुप में असेसमेंट करे, इसकी बात ही आपका यहां पर करता है, ठीक है। तो यहां पर जो आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ था कि आपके 360 डिग्री प्रोग्रेस कार्ड की बात करता है, बिल्कुल ठीक है, इसमें बढ़ोतरी नहीं कम की बात करता है, ये भी ठीक था। अगला है मानकीकृत पाठ्यचर्या। मैंने कहा था जहां भी एग्जाम में मानकीकृत दिखे, देखते गलत काट दो, ये आपका नेगेटिव होता है। कुछ आपके टैग वर्ड ऐसे जो आपके नेगेटिव होते हैं, उनको देखते गलत काट देना, उसकी टेंशन मत लेना, मैं देख लूंगा, ठीक है। तो मानकीकृत पाठ्यचर्या की बात नहीं करता, स्टैंडर्डाइज की बात नहीं करता, ये आपके कैसी की बात करता है, फ्लेक्सिबल की बात करता है, यानी कि लचीलेपन की यहां पर बात करता है। सो आंसर यहां पर आपका पहला और कौन सा था भाई, पहला और तीसरा यहां पर सही हो जाएगा, फर्स्ट और थर्ड। सेकंड आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अच्छा है, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, मैं वो सोचू आपकी लाइन इतनी क्यों जा रही है यार। क्वेश्चन ने पूछा प्रस्तावित नहीं करती, तो इसको प्रस्तावित करती है, इसको नहीं करती है, इसको करती है, इसको नहीं करती। अच्छा, पहला और तीसरा हो गया ना, तो सेकंड हो गया ना आंसर यहां पर आपका, इसको प्रस्तावित नहीं करती है, ठीक है। मैं सोचो आप लोगों के ए क्यों जा रहे हैं, ए क्यों जा रहे हैं आप लोगों का सेकंड और फोर्थ। अच्छा यार मैं कंफ्यूज हो गया, इसको प्रस्तावित नहीं करती तो ये नेगेटिव है, बढ़ोतरी की बात नहीं करता, इसकी बात नहीं करता। अच्छा सेकंड और फोर्थ है, मैं आपका बता रहा था कि फर्स्ट और थर्ड, मैं सही वाला बता रहा था। क्वेश्चन नेगेटिव है तो नेगेटिव के दोनों भाई है, सेकंड और फोर्थ, तो फर्स्ट आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव ने आज मुझे भी चकमा दे दिया। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर है, ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एनईपी 2020 प्रस्तावित करती है कि 2025 तक प्राइमरी स्कूल में, प्राथमिक विद्यालय में, यहां पर देखो इंग्लिश में पढ़ो इसको, ये बात करता है आपका फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, जो मैंने आपको बताया एफलन, ठीक है, जो मैंने आपको बताया एफलन कि फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी प्राप्त करने को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करनी होगी, जो मैंने पूरी कहानी अभी आपको एफलन और निपुण की बात बताई, ठीक है। देखो इसने 2025 माना है और उसमें निपुण में 2026 है। तो एनईपी 2020 के इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए शिक्षा मंत्रालय, ठीक है, जो पहले नाम आपका एमएचआरडी था, एमएचआरडी का नाम बदलकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कर दिया गया शिक्षा मंत्रालय, यानी कि एजुकेशन मिनिस्ट्री कहा गया भाई आपका, एजुकेशन मिनिस्ट्री, ठीक है। तो ध्यान रखना इस वाली बात को, पहले एमएचआरडी नाम हुआ करता था, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसको नाम बदलकर एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया, ठीक है। ये बहुत बड़ी भाई आपकी शिक्षा नीति बनी थी 2020 वाली, इसमें दुनिया भर के, मतलब इंडिया से दुनिया भर के सुझाव आए थे, भर भर के, सबसे बड़ी शिक्षा नीति थी, ठीक है। जो इसरो के पूर्व चेयरमैन है ना डॉक्टर के रंजन, उनकी अध्यक्षता में मतलब ये शिक्षा नीति बनी थी। मतलब हमारे भी बहुत से लोग सीनियर थे जो नेशनल लेवल पर बहुत मतलब अच्छा काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे रिकमेंडेशन भेजते थे। तो मतलब ऐसा कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ देखो खामी हर चीज के अंदर होती है, इस शिक्षा नीति के अंदर भी ठीक है, मान सकते हैं कुछ खामी है, लेकिन इतने व्यापक रूप से जो शिक्षा नीति आई है, इन खामियों को दूर करके मेरे ख्याल से इसका इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए, ठीक है। तो कमियों को, जो भी कमी लगे उनको दूर करके तो उसका इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए, ठीक है। तो भारत सरकार ने कौन सा परियोजना यहां पर शुरू करी, निष्ठा शुरू नहीं करी, ये शुरू करा था आपका निपुण भारत मिशन। कौन सा निपुण भारत मिशन करा था, निष्ठा और दीक्षा नहीं थी, जैसे आपके टीचर्स की ट्रेनिंग से संबंधित रहती है, ठीक है। जब टीचर बन जाओगे जब आपको पता चलेंगे, हालांकि कुछ प्रोग्राम कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये कौन सी थी आपकी, निपुण भारत मिशन बनी थी, कहा है आपका निपुण, ये रहा आपका, ठीक है। जो पूरी हिस्ट्री मैंने इससे पहले अभी आपको बताई। सो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर आपका निपुण भारत हो जाएगा। ये मिशन लॉन्च किया गया 5 जुलाई 2021 को, ठीक। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर अब आप लोगों को देना है, जरा इसके ऊपर हम लोग यहां पर नजर मार लेते हैं, ठीक है। हाँ भैया आपकी बीबी बिल्कुल ठीक है, जो बीबी आंसर यहां पर दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर है, देखिए इसका क्या होगा।
अगला क्वेश्चन दिया कि एनईपी 2020 के अनुसार अनुभवात्मक अधिगम, यहां पर बात हो रही है आपके एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात हो रही है, बिल्कुल ठीक बात है। सीबीएसई वालों ने क्या काम करा सीटेट के पेपर में, पेपर 1 पेपर 2 दोनों में अनुभवात्मक अधिगम अनुभवात्मक अधिगम, अरे मैंने कहा कुछ चेंज करके तो दे देते इस बार, ठीक है। तो ये बात करता है आपके एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करता है कौन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जहां पर बच्चा एक्सपीरियंस के आधार पर लर्न करता है, अनुभव के आधार पर सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से सीखता है। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग को सभी चरणों में अपनाया जाएगा, जितने भी आपके चारों चरण है, एफपीएमएस, फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल और आपका सेकेंडरी। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग यानी कि अनुभवात्मक अधिगम के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है, ठीक है, ध्यान से देखना, नेगेटिव पूछा है, क्या सत्य नहीं है देखते हैं। छात्रों की जो अपेक्षा शिक्षक होता है उसको टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में अधिक सक्रिय बनाता है। अरे नहीं भाई, जो सक्रिय बनेगा वो छात्र बनेंगे, ठीक है। सबसे ज्यादा मेन बात है जब बच्चा एक्टिव बनेगा, जैसे मैं बात करता हूं कंस्ट्रक्टिविज्म की, रचनावाद की बात करता हूं, तो जहां पर बच्चा खुद एक्टिव होकर अपने ज्ञान की रचना करता है, ठीक है। तो यहां पर सक्रिय किसको बनाना है, यहां पर बच्चों को बनाना है, ठीक है। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा, यानी नेगेटिव है, नेगेटिव का भाई ये हो गया। अगला है पिछले अनुभव को नए ज्ञान प्राप्त करने और सकारात्मक सीखने के ट्रांसफर से जोड़ने में मदद करता है, बिल्कुल ठीक बात है। एक्सपीरियंस के आधार पर लर्न करना, ये इस बात को कहता है। सो ये तो आपका पॉजिटिव है, ठीक है, ये इसका मौसी का भाई है। अगला है आपके सामने पूरी तरीके से पारंपरिक किताबें ज्ञान को बढ़ावा देने पर आधारित है, ये नेगेटिव है। पारंपरिक किताबों को ज्ञान को बढ़ावा देने की बात नहीं करता, जहां पर बच्चा खुद अपने अनुभव के आधार पर सीख रहा है, नई नई चीजें ला रहा है, एक्सपीरियंस शामिल कर रहा है, उसको सीखता है, तो आपका नेगेटिव है, दो भाई भाई हो गए हैं। अगला आपके सामने कि अनुभवों और प्रयोगों के माध्यम से छात्रों में वास्तविक व वैज्ञानिक समझ विकसित करने पर जोर देता है, बिल्कुल ठीक बात है, ये पॉजिटिव है। ये दोनों भाई भाई है, पीपी, और ये दोनों भाई भाई है, एनएन, ये भाई भाई है, ठीक है। तो ये हो जाएगा पहला, और कौन सा था, तीसरा। तो पहला और तीसरा आंसर हो जाएगा, ये दोनों नेगेटिव है, और नेगेटिव के भाई ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहां पर आपके बात कही गई है, ध्यान से देखना, कि छात्रों के वास्तविक और वैज्ञानिक जीवन से समझकर उनको विकसित करना चाहिए, बच्चों को रियल लाइफ से कनेक्ट करके आपको पढ़ाने चाहिए। अभी मैं आपका इनसे 2005 पढ़ाऊंगा, उसके अंदर आपके 5 सिद्धांत बड़े महत्वपूर्ण थे। कौन सा, उसके अंदर एक महत्वपूर्ण ये था कि बच्चों को रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ाइए। देखिए जो मेरा पढ़ाने का तरीका, जो मैं पहले से पढ़ाता रहा हूं, जिसको मैं कहता भी हूं, जिसका इंप्लीमेंटेशन हर एक टीचर को मेरे ख्याल से मतलब उसका करना चाहिए। आप बच्चों को जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, जिस भी विषय के बारे में आप लोग बच्चों को पढ़ा रहे हो, उस विषय में बच्चे के एक्सपीरियंस को शामिल करिए अपनी टीचिंग के अंदर, और बच्चों को जो भी पढ़ा रहे हो उसके रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ाइए। आई होप आप लोग देश से देखते होंगे, मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूं या कुछ भी बातें करता हूं, आपके रियल लाइफ से कनेक्ट करके देखता हूं, तो आपको ऐसा लगता है कि हम ऑनलाइन में भी बिल्कुल जुड़े हुए हैं। तो इसी प्रकार का शिक्षण आपको देना होता है, ठीक है। सो सेकंड आंसर आपका ये सही हो जाएगा। तो किताबी ज्ञान की तरह नहीं पढ़ाना जॉब लगने के बाद भी, ठीक। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्री रणनीति, कौन सी पेडागोजिकल स्ट्रेटेजी एनईपी 2020 द्वारा प्रस्तावित है, बताओ भाई कौन सी। यार ये तो हो गया था पहले, या उल्टा होकर आया क्वेश्चन, या ऊपर चला गया था। देखिए इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, ये तो मैंने अभी ऊपर बताया, इसको शामिल करता है बच्चा, क्वेश्चन पुटअप करता नहीं, अलग क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर स्टोरी टेलिंग बेस्ड पेडागोजी आ गई, ये नहीं था, ये अलग क्वेश्चन है, ठीक है। देखो यहाँ पर आपकी दी हुई है कथावाचन आपकी मेथड, यानी स्टोरी टेलिंग मेथड, बहुत बढ़िया मेथड माना जाता है, खासकर छोटे बच्चों के लिए तो बहुत बढ़िया मेथड है, जहां पर बच्चा स्टोरी, कहानी, कविताओं के माध्यम से यहाँ पर सीखता है, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल ठीक है। ड्रिल को देखते हैं, हम इसके अंदर ड्रिल कर देंगे, और डिस्कशन मेथड, चर्चा करना, ये भी आपका क्या है, पेडागोजिकल स्ट्रेटेजी के अंदर माना जाएगा, क्योंकि चर्चा करने से बहुत सारे तथ्य निकलते हैं, बहुत सारे बच्चों के एक्सपीरियंस भी निकलते हैं। सो राइट आंसर आपका पहला, दूसरा और चौथा, यानी पहला कहा है भाई, पहला दूसरा चौथा, पहला दूसरा और चौथा, सेकंड आंसर आपका ठीक हो जाएगा। आप लोग यहां पर किसके साथ जा रहे हो, आप लोग यहां पर बीबी के साथ जा रहे हो, आज सारे के सारे बीबी के साथ जा रहे हो भाई, हैं। चलिए बढ़ते अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। एनईपी 2020 बहुभाषिता, यानी बात हो रही है आपके मल्टीलिंगुअलिज्म की बात हो रही है। देखिए मैं आपके ये चीज बता देता हूं, ये कोई नई बात नहीं है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कोई नई बात आ रही है आपकी बहुभाषिकता की, ठीक है। मैंने आपको बताया, कहा गई भाई हमारी मदर टंग, अरे मातृभाषा कहा गई, एक सेकंड, ये भी हो गया, मातृभाषा नहीं मिल रही यार हमें, चलो मैं दोबारा बता देता हूं आपको, ठीक है। देखिए यहां पर बात हो रही है बहुभाषिकता की बात हो रही है, अच्छा वो उस पीडीएफ पे था तो हट गया होगा, ठीक है। यहां पर बात हो रही है आपके बहुभाषिकता की बात हो रही है, मल्टीलिंगुअलिज्म की बात हो रही है। बहुभाषिकता का मतलब क्या होता है, ठीक है। बहुभाषिकता का मतलब होता है कोई एक ऐसा स्थान, कोई एक ऐसी क्लासरूम जहां पर अलग अलग भाषाओं वाले बच्चे पढ़ते हैं, सीखते हैं, ठीक है। यही तो मतलब होता है बहुभाषिकता का। तो बहुभाषिकता के अंदर मान लीजिए कोई बच्चे की मातृभाषा हिंदी है, किसी बच्चे की मातृभाषा मान लीजिए यहाँ पर तमिल है, किसी की मान लीजिए कन्नड़ है, किसी की मराठी है यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार से अलग अलग भाषाओं वाले बच्चे हैं इस क्लासरूम में। आप लोग भी ऐसे होंगे, आप लोग जितनी
मेरी वीडियो देख रहे हो, पूरे ऑल ओवर इंडिया का बच्चा देखता है, तो अलग अलग भाषा आप लोगों की होगी, अलग अलग मातृभाषा होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि जो बच्चे की जो मातृभाषा होती है ना, इस मातृभाषा को हमेशा महत्वपूर्ण मानना है। तो बहुभाषिकता भी क्या होगी, बहुभाषिकता भी आपकी महत्वपूर्ण होगी। क्यों? क्योंकि देखिए हिंदी वाला तमिल वाले से कुछ सीखेगा, तमिल वाला कन्नड़ से सीखेगा, कन्नड़ वाला हिंदी से कुछ सीखेगा। तो बच्चे आपस में इस तरीके से इंटरेक्ट करके एक दूसरे की भाषा को यहाँ पर सीखेंगे, भाषा का आदान प्रदान होगा। भाषा के आदान प्रदान के साथ में यहाँ पर उनके शब्द भंडार में वृद्धि होगी, यानी कि उनके वोकैब में वृद्धि होगी। ठीक है, शब्द भंडार में बच्चे की वृद्धि होगी। उसके साथ में बच्चों का जो कल्चर है, उस कल्चर का आदान प्रदान होगा, क्योंकि जो भाषा होती है वो प्रत्येक बच्चे की संस्कृति यानी कल्चर से जुड़ी रहती है। कल्चर से जुड़ी है तो बच्चा उस कल्चर का सम्मान भी करेगा। ठीक है, उस कल्चर का यहाँ पर बच्चा सम्मान भी यहाँ पर करेगा। तो हमेशा ध्यान रखना, बहुभाषिकता को हमेशा आपको इसको महत्वपूर्ण मानना है और एक संसाधन, एक पूंजी के रूप में, एक असेट के रूप में आपको इसको लेना है। ठीक है, इसलिए एनईपी 2020 ने भी बहुभाषिकता को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने की बात करी है। ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि जो बहुभाषिकता है, मल्टीलिंगुअलिज्म है, ये बच्चों को सीखने में एक रुकावट की तरह देखते हैं, रुकावट की तरह देखने का काम नहीं करती है, सहायक होती है। भैया आपकी क्या होती है, सहायक होती है। पहला गलत। इसको कक्षा में पूंजी के रूप में लेना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। इसको एक कक्षा में एक असेट के रूप में, एक पूंजी के रूप में लेना चाहिए। सो आंसर आपका सेकंड आंसर यहां पर आपका ठीक हो जाएगा। बढ़ते अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा सामने आपकी स्क्रीन पर। देखिए अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, इसके ऊपर यहां पर नजर डाल लेते हैं। ठीक है, ठीक है, मेरे पास फीडबैक आया आज बीपीएससी का, जिन बच्चों का आज एग्जाम था। मैं कोशिश करूंगा कल बीपीएससी वालों की डालूं। तो अभी मैसेज आया कि बहुत ही अच्छा सर पेपर आया, 80 में से 75 से 70 क्वेश्चन ऐसे जो सीधे क्लास में से कराए। ठीक है, मतलब टीचर्स के मैसेज आ रहे हैं भाई। ठीक है, तो बीपीएससी वालों के लिए कल मैं वीडियो बनाऊंगा, जो आज उनका पेपर हुआ है। तो जो हमारी क्लास चल रही थी, पेड क्लास भी चल रही थी, तो वो फीडबैक टीचर दे रहे, कल बनाऊंगा। ठीक, एनईपी 2020 जैसी शिक्षा की समकालीन नीतियों में बच्चों में कौन से कौशल विकसित किए जाने चाहिए? बताओ, बच्चे में कौन कौन सी जो स्किल होती है वो विकसित करनी चाहिए। पहला देखो सामने आपके सामने दिया हुआ है, क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक चिंतन, समालोचनात्मक चिंतन। तो इसको देखते ही ठीक कर देना। एनईपी 2020 ने सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना है क्रिटिकल थिंकिंग को। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बच्चा करता है अपने यहाँ पर क्रिएटिविटी करता है। क्या करता है बच्चा इसके अंदर अपना करता है? क्रिएटिविटी यहाँ पर करता है। ठीक है, इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। क्या देखने को मिलते हैं? ओपन एंडेड क्वेश्चन। आपके एग्जाम में जो भी आपको क्वेश्चन दिया होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रिटिकल थिंकिंग का सबसे बढ़िया एग्जांपल है, तो जिस ऑप्शन के एक से ज्यादा आंसर हो, क्या हो, जिस ऑप्शन के एक से ज्यादा आंसर हो, तो समझ जाना क्या हो जाएगा, क्रिटिकल थिंकिंग हो जाएगा आपका। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, क्योंकि बच्चा यहाँ पर तर्क वितर्क करता है, अपने अनुभव को बताता है। ठीक, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट को बढ़ावा देने की बात नहीं करता, प्रतिस्पर्धा की बात नहीं करता। पैसिव रिसेप्शन, तो ये तो आप पहले ही पैसिव है, देखते गलत काट दो। और रटने को तो बिल्कुल मना करता है। सो आंसर आपका फर्स्ट आंसर यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, ये तो हल्का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर आ गया, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। एनईपी 2020 के अनुसार एनसीएफएससी का मतलब क्या है? यानी कह रहा है एनसीएफएससी की फुल फॉर्म क्या है? देखिए आप लोगों ने जैसे पढ़ा होगा एनसीएफ, तो एनसीएफ सबसे पहले आपका 75 के अंदर आया था, फिर 88 के अंदर आया था, 2000 के अंदर आया था, फिर 2005 के अंदर आया, और अब आपका जो नए वाला आया, मतलब अभी उसका ड्राफ्ट आया लेकिन बेसिकली आया नहीं है। ठीक है, तो आप लोग देखते हो कि जो आपका ये एनसीएफ है, एक बार आपकी टीचर्स एजुकेशन के लिए भी आया था, टीचरों की शिक्षा से संबंधित आया था, और इस वाले जो एनसीएफ की बात हो रही है एनसीएफएससी, तो ये एससी का मतलब है यहाँ पर आपका स्कूल एजुकेशन। क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन की बात करता है, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, एग्जामिनर ने जब पेपर ऑनलाइन हुआ था, उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछ लिए। अब उसे पता है एनईपी में से क्वेश्चन पूछना है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता था जिनका कोई सिर पैर ज्यादा नहीं रहते थे। ठीक है, सो आंसर यहाँ पर आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, ठीक है भाई, वेरी गुड। एक के साथ आप लोग जा रहे हो। चलिए बढ़ते अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है सामने आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है भाई, ध्यान से देखो, कभी ऊपर चला गया हो। ठीक, स्थानीय विषय वस्तु और आस्वाद के साथ राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तकें। देखिए यहां पर जो नेशनल टेक्स्ट बुक होगी ना, जो बच्चों को आप लोग पढ़ाओगे स्कूल में जाके, वो लोकल कंटेंट के साथ होगी और फ्लेवर के साथ होगी। आपने देखा होगा जो हम बच्चों को चीजें यहां पर पढ़ाते हैं, तो उसमें बच्चे के वास्तविक जीवन से कनेक्ट करने वाली चीजें रहती है। जैसे आप लोगों ने मैथ्स की देखी है, प्राइमरी की किताब देखी है, तो मैथ्स के अंदर एक वहां पर चैप्टर दिया हुआ है आपका कबाड़ी वाले के नाम से। ठीक है, तो आप लोगों ने उसको देखा होगा कबाड़ी वाले चैप्टर को, क्योंकि बच्चे के सामने रोज घर में कबाड़ी वाला आता है, कबाड़े वाला कबाड़े वाला। ठीक है, तो बच्चों को पता है कबाड़े वाला आया, तो इसलिए जो ऐसी पिक्चर्स डाली जाती है, क्योंकि पिक्चर्स के माध्यम से वो किताबें बच्चों को अट्रैक्ट करती है। जो कार्टून डाले जाते हैं उसको अट्रैक्ट करने वाले हो, जो भाषा हो बड़ी सुगम हो, बड़ी इजी हो, जो बच्चे के अकॉर्डिंग यहाँ पर हो, और उनके वास्तविक जीवन से कनेक्ट करने वाला फ्लेवर यानी कि कंटेंट होना चाहिए। तो इस प्रकार की आपकी नेशनल टेक्स्ट बुक यहाँ पर होगी। ठीक है,
तो अब यहां पर दिया हुआ है कि 2020 का आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए कथन के अर्थ को निरूपित करता है, बताओ कौन सा इसको सही प्रकार से रिप्रेजेंट करता है, उसके बारे में बताइए। शिक्षक को बच्चे की स्थानीय भाषा में केवल मौखिक प्रश्न ही पूछने चाहिए, नहीं भाई स्थानीय भाषा में मौखिक नहीं, सभी प्रकार के यहां पर प्रश्न पूछने चाहिए, ठीक है। सभी स्कूली पाठ्य पुस्तकों को का हिंदी भाषा में अनुवाद किया जाना चाहिए, हिंदी भाषा में अनुवाद की बात नहीं करता, मातृभाषा कह देते तो एक बार को चल जाता, ये भी आपका गलत है। पाठ्य पुस्तकों को यानी टेक्स्ट बुक को इस तरीके से तैयार करना चाहिए जो कि विद्यार्थियों और समुदायों की आवश्यकता के मुताबिक हो। उन किताबों का मतलब ही क्या रह जाएगा जब बच्चों की जरूरत के अकॉर्डिंग ना हो, तो उनकी जरूरत के अकॉर्डिंग होना चाहिए। सो थर्ड आंसर ठीक है। पाठ्य पुस्तकों में स्थानीय संदर्भों और आवश्यकताओं के अनुसार वांछित बारीकियों और पूरक सामग्री को शामिल करना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कबाड़ी वाले का चैप्टर दिया हुआ है, एक आपको और चैप्टर दिया हुआ है, जैसे सांप सीढ़ी का खेल आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से चैप्टर दिए हुए, ठीक है। तो देख लिया आप लोगों ने जितने कबाड़ी हो, ठीक है। तो आंसर आपका सीडी हो जाएगा। क्या है आंसर? सीडी हो जाएगा। फोर्थ आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर किसके साथ जा रहे हो? आप लोग फोर्थ के साथ जा रहे हो। चलिए बढ़ जाते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, इसका आंसर दीजिए, ठीक है। वीडियो के एंड में ईमानदारी से अपने आंसर बताया करो, ठीक। अच्छा चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। एनईपी 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं सुझाया गया? नेगेटिव पूछा है इसने कि प्रत्येक विद्यार्थी की विशिष्ट क्षमताओं को पहचानना और उसको बढ़ावा देना है, बिल्कुल ठीक बात है। यहां पर बात आज की डेट के अंदर होती है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात होती है, जहां पर सारी चीजें बच्चों के अकॉर्डिंग है, जहां पर पूरे सिस्टम को बच्चे के अकॉर्डिंग बदलना है, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात होती है। तो बच्चे की जो क्षमता है ना उसको यहाँ पर पहचानो और उसको बढ़ावा दो। जैसे हम लोग जब स्कूल के अंदर पढ़ते थे, अब ये मत कहना बच्चे की क्षमता, जैसे चंकी पांडे की क्या लड़की थी, उसने अपनी क्षमता बताई कि मैं अपनी जीभ को टंग से लगा लेती हूँ, तो कंगना रनावत ने बड़ा मजाक उड़ाया था, ठीक है, कि ये कोई क्षमता नहीं है, ठीक है। तो बच्चे की जो क्षमता होती है, जैसे हम स्कूल के अंदर पढ़ते थे तो कोई बच्चे बहुत सारी कविता याद कर लेते हैं, कविता को बहुत अच्छी तरीके से सुनाते हैं, कोई और अलग अलग एक्टिविटीज करता है, कोई योगा की बहुत सारी एक्टिविटीज यहाँ पर सीख लेता है। तो टीचर को क्या काम करना चाहिए? उसको यहाँ पर बढ़ाना देना चाहिए, ठीक है। जैसे हमारे स्कूल के अंदर जैसे वो होते थे, वो हाउस लगते थे, सैटरडे वाले दिन हाउस लगते थे, मेरा रेड हाउस होता था। तो हमारी टीचर हमसे मेरे से एक गाना सुनती थी, मुझे एक ही गाना याद आता था, वही बार बार सुनती थी, ठीक है। तो उसने मेरी प्रतिभा को बढ़ावा नहीं दिया, क्या पता मैं सिंगर हो जाता बड़े होके। तो मैडम बस खड़ा होके कहती थी वो वाला गाना सुना दो, वो वाला गाना था वो दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे, ठीक है। मुझे शुरू की वो लाइनें आती, वही सुनाती रहती थी कि बताओ कुछ ना कुछ सुनाओ, ठीक है। तो इन्होंने मेरी प्रतिभाओं को पहचाना नहीं, अगर वो पहचानती तो मैं आज बहुत बड़ा सिंगर होता और तुम लोग मेरे शो के अंदर आते, टिकट लेके आते, ठीक है, ऐसे नहीं आते। तो पहला आंसर ठीक है, प्रत्येक बच्चे की क्षमता को पहचानना, उसको बढ़ावा देना चाहिए। अगला है रट्टा मारकर सीखने और परीक्षाओं के लिए सीखने की बजाय संप्रत्यात्मक समझ पर बल देना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। किस पर? कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर बल देना चाहिए, रट्टे वट्टे से काम नहीं चलेगा। सो सेकंड आंसर भी आपका यहां पर ठीक हो जाएगा। अगला यहां पर दिया हुआ है सृजनात्मकता यानी क्रिएटिव पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। और तार्किक निर्णय करने और नवाचारिता के को प्रोत्साहित करने के लिए विवेचनात्मक चिंतन, जिसको आलोचनात्मक चिंतन समालोचनात्मक चिंतन के नाम से जाना जाता है, यानी कि आपका क्रिटिकल थिंकिंग, अरे कहा गया क्रिटिकल थिंकिंग। इसलिए मैं कहता हूं बहुत सी चीजें ऐसी होती है उनका नाम भाई इंग्लिश में याद कर लिया करो वरना कंफ्यूज हो जाओगे। तो क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देना चाहिए। ये तीनों भाई तो पॉजिटिव निकल गए, बचा क्या? यही बचा नेगेटिव। बच्चों में अनुपालन यानी डिसिप्लिन को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को इनाम देना चाहिए और दंड को इस्तेमाल करना चाहिए। देखो इनाम तो पता नहीं हमारे टीचर ने कभी हमको दिया होगा या नहीं दिया होगा। आप कहोगे सर इनाम भी नहीं मिलेगा, हमें भी इनाम नहीं मिलेगा। आप तो कहते हो कि जो बच्चा टॉप करेगा, जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब लग जाएंगे इनाम देंगे। अबे तुम मुझे दिया करो इनाम, ठीक है, जॉब लगने के बाद मुझे दिया करो बहुत सारे इनाम, ठीक। इनाम जो देना चाहिए, रिवॉर्ड जो होना चाहिए वो पार्शियल होना चाहिए, कंटिन्यू नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हर क्वेश्चन के बाद आप आंसर दे रहे हो और हर आंसर के बाद मैं कहेगा बहुत बढ़िया शेर हो, बहुत बढ़िया सेंड हो, ठीक है, क्या बात है मेरे लोंडे लोंडी हो, ठीक है। इस प्रकार से मैं आपको बार बार इस प्रकार से रिवॉर्ड दे रहा हूं, ये ठीक नहीं है। लेकिन जैसे भी वो कैंडिडेट आया कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं दरभंगा जिले के अंदर मतलब मैं पोस्टेड हूं इस तरीके से, तो उस खास अचीवमेंट पर जब मैंने उसको शाबाशी दी तो ये आपका सबसे बढ़िया रिवॉर्ड माना जाता है। तो रिवॉर्ड आपका पार्शियल होना चाहिए, कंटिन्यूस नहीं होना चाहिए। और पनिशमेंट तो आज की डेट के अंदर आपको किसी बच्चे को नहीं देनी है। मैं आपको बार बार बताता हूं, राइट टू एजुकेशन आपकी धारा 17 आपके ऊपर लग जाएगी अगर आपने बच्चों को पनिशमेंट दी। तो ये आपका नेगेटिव है और नेगेटिव का भाई आपका नेगेटिव आंसर, फोर्थ आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा जो नेगेटिव वाला है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, अब कहोगे सर हम तो बहुत पीटते थे, हम भी पीटते थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहां पर स्क्रीन पर है। नई चीजें मत बताया करो, ऐसी चीजें बताया करो जो हमारे साथ नहीं हुई। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्र और बच्चों के
श्रेष्ठ संभव भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षकों की अभिप्रेरणा, ये आपके लिए क्वेश्चन है और उनका सशक्तिकरण जरूरी है। देखो, टीचर्स को मोटिवेट करना बहुत जरूरी है। कई सारी ट्रेनिंग तो इसलिए लगी जाती है, गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद टीचर सुस्त हो जाता है, मेरा मन नहीं कर रहा भाई पढ़ाने का, ठीक है, या जाके मोबाइल चलाना है, लेट आना है, इस तरीके से। तो उनको मोटिवेट करना है टीचर्स को, ठीक है। और उसके अलावा साथ के साथ उनका सशक्तिकरण करना है, यानी इस प्रकार की ट्रेनिंग देनी है ताकि वो और ज्यादा डेवलप अपने आप को करते जाए, ठीक है। तो इस दृष्टि कथन को साकार करने के लिए सीपीडी, ध्यान से सुनना, ये सीडीपी नहीं है, सीपीडी है, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी नहीं है, सीपीडी जैसा अवसर को आरंभ करने का सुझाव दिया गया। बेटा जब आप लोगों की जॉब लग जाएगी ना, तब आपके लिए कार्यक्रम आएगा सीपीडी, ठीक है। तो ये सीपीडी की फुल फॉर्म पूछिए, तो सीपीडी की फुल फॉर्म आपके सामने क्या दी हुई है, कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। फोर्थ आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। डीडी, बिल्कुल दीदी के साथ जा रहे हो, कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, यानी टीचर्स से संबंधित, आपके टीचर्स को मोटिवेट करने के लिए, सशक्तिकरण करने के लिए उनके लिए पर्टिकुलर कुछ घंटे भी निर्धारित किए जाएंगे कि इतना तो आपको लेना ही लेना है। आजकल तो बहुत सारी चीजें आपकी जा रही है टीचर्स के लिए, ठीक है। पहले फिंगरप्रिंट आया, अब आपके टैबलेट भी आ रही है स्कूल के अंदर, कि जहां पर टीचर्स ऑनलाइन हाजिरी लगाएंगे। तो जॉब करनी आप लोगों के लिए आसान नहीं रही है आने वाले टाइम के अंदर, ठीक। अगला क्वेश्चन है, एनईपी 2020 बच्चों के मूल्यांकन के लिए, यानी कि उनके इवैल्यूएशन के लिए, असेसमेंट के लिए डैश और डैश के समावेश को प्रस्तावित करती है। बताओ किसको प्रस्तावित करती है? मैंने अभी जस्ट आपको बताया, जब मैंने आपको 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड की यहां पर बात कही। देखिए 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड की यहां पर बात कही कि जो बच्चे का जो असेसमेंट होगा वो आपका सेल्फ असेसमेंट होगा, पीयर असेसमेंट होगा, ग्रुप असेसमेंट होगा, पेरेंट्स और टीचर्स द्वारा असेसमेंट होगा, और असेसमेंट के नाम से एक नेशनल असेसमेंट सेंटर खुलेगा, ठीक है। यानी एक ऐसा सेंटर खुलेगा जो बच्चों की जो असेसमेंट से संबंधित, उनके सीखने से संबंधित सभी प्रकार की चीजों के बारे में बताएगा। मैंने इसकी पिक्चर भी ली थी, ये रही इस पिक्चर की। तो इस असेसमेंट का नाम होगा आपका परख। क्या नाम होगा इस असेसमेंट का नाम? इस असेसमेंट का नाम आपका, इस सेंटर का नाम आपका माना जाएगा परख। परख का मतलब है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये परख की फुल फॉर्म है, याद कर लेना, जैसे निपुण की आती है, क्या पता ये भी आपके एग्जाम में टपक जाए, ठीक है। तो बढ़ते, क्या क्वेश्चन क्या कह रहा था हमसे? क्वेश्चन कह रहा था कि बच्चों का, मान लीजिए हमें ये असेसमेंट करना है, तो इसके लिए डैश और डैश को समावेशित करना है, ग्रुप वर्क और सेल्फ असेसमेंट को समावेशित करना है, पहले ही ठीक हो जाएगा। दूसरे में मानकीकृत दिख रहा है, देखते इसके ऊपर कांटा मार दो, इसमें भी मानकीकृत है, देख से मार दो, इसमें भी मानक है तो मानक को देखते मार दो, तो मानक को देखते क्या काम करना, कांटा मार देना। सो राइट आंसर आपका फर्स्ट यहां पर सही हो जाएगा। बढ़ जाते हैं हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये रहा स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, ठीक है। सॉरी सर जी, मेरा गलत हो गया, कोई बात नहीं भाई, ठीक है। देखो जो गलती करनी हुआ करे यहाँ कर लिया करो, अपने प्रैक्टिस सेट में कर लिया करो, मॉक टेस्ट में कर लिया करो, कोशिश करा करो कि एग्जाम टाइम में उन गलतियों से बच सको। क्योंकि एग्जाम टाइम में पता है क्या है, उसका प्रेशर अलग होता है। जो आप लोग जब एग्जाम देने जाते हो ना, वो प्रेशर अलग ही होता है। उस प्रेशर में बच्चा 2-3 गलतियां कर देता है, तो इसलिए कोशिश करा करिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस आप पहले से कर लिया करिए, ठीक है। कोई बात नहीं, गलती तो होती है, और मैंने आपको बताया हुआ है भी, गलतियां तो हर कोई करता ही है, बट उनमें सुधार करिए, ठीक। अगला क्वेश्चन है, एनईपी 2020 सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समुदाय से आने वाले विद्यार्थियों के अवधारण के लिए क्या प्रस्तावित करती है? देखो यहां पर बात हो रही है एसईडीजीएस की बात हो रही है, यानी जो सोशली और इकोनॉमिकली आपके क्या है, डिसएडवांटेज ग्रुप से बच्चे आते हैं, यानी जो सामाजिक तौर पर पिछड़े बच्चे हैं, वंचित समूह से बच्चे हैं, या हाशिए पर आने वाले समूह से बच्चे हैं, और आपके आर्थिक रूप से गरीब है, यानी जो गरीब बच्चे हैं पैसों के मामले में। तो इनके समायोजन के लिए किस प्रकार के आपके चीजों को प्रस्तावित किया है एनईपी 2020 में? ठीक है, देखिए आपके जैसे इस प्रकार के बच्चे आ रहे हैं ना, तो इनके लिए जो पीटीआर है, यानी जो पपिल टीचर रेशियो, यानी कि जैसा आप लोगों का राइट टू एजुकेशन के अकॉर्डिंग आपका जो आपके मानक होने चाहिए, 30 प्राइमरी की बात करूं तो 30 बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए, यानी 30:1 का होना चाहिए। उसी प्रकार से जो इस प्रकार के जो समूह के बच्चे आ रहे हैं, इस प्रकार के क्षेत्रों में जो बच्चे हैं, वहां पर जो रेशियो रहेगा 25:1 रहेगा, ठीक है। तो इन प्रकार के बच्चों के लिए काफी चीजें कही हुई है आपके राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने, लेकिन रोट लर्निंग की बात नहीं कही, किनको चीजें रटानी है। पाठ्य चीजें व मूल्यांकन मानकीकरण, यह मानकीकरण कितनी बार आएगा? प्रदर्शन कह रहा हूं, प्रदर्शन उन्मुख परीक्षण। देखिए मैंने आपको बताया था परफॉर्मेंस ओरिएंटेड आपको बात नहीं करती, मास्टरी ओरिएंटेड अप्रोच पर आपको ध्यान देना है। किस पर? मास्टरी ओरिएंटेड अप्रोच पर ध्यान देना है, यानी किसी सब्जेक्ट के अंदर आपको इतना निपुण यहां पर बच्चों को पढ़ाना है, बढ़ाना है, या उनको भी पढ़ना है ताकि वो उसके अंदर मास्टर हो जाए। तो परफॉर्मेंस पर ध्यान नहीं देना, मास्टरी पर ध्यान देना है। तो आप लोग देखते हुए जो मैं आपको चीजें पढ़ाता रहता हूं, खूब डिटेल में पढ़ाता हूं ताकि आपका माइंड जो है ना वो खुल सके, आपका क्या हो सके, आउट ऑफ द बॉक्स भी जाकर आप लोग सोच सके कि यार इससे संबंधित ये भी बहुत सारी चीजें थी, आपको आगे के एग्जाम में हेल्प करेगा। वरना अगर मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन पढ़ाया
हल्का सा बता के आंसर बता दिया, उससे आपका कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो चीजों को समझिए। अगली बात करता है रिलेटेबल एंड मीनिंगफुल करिकुलम की बात करता है। बिल्कुल ठीक बात है, रिलेटेबल, जो उनसे आपका संदर्भित हो, उनसे जुड़ा हुआ हो, इस प्रकार का करिकुलम होना चाहिए। और मीनिंगफुल होना चाहिए। कैसा मीनिंगफुल होना चाहिए? सार्थक होना चाहिए, तभी फायदेमंद है। वरना ऐसे समुदाय से अगर कोई बच्चा आ रहा है, वो यहाँ पर चीजें समझ नहीं पाएगा। सो राइट आंसर आपका फोर्थ आंसर सही हो जाएगा। बढ़ते अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहां पर स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है, एनईपी 2020 के अनुसार अधिगम यानी लर्निंग डैश होना चाहिए। बताओ अधिगम कैसा होना चाहिए? यार ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। कंटेंट ओरिएंटेड, विषय वस्तु आधारित नहीं होना चाहिए। ठीक है, टेक्स्ट बुक आधारित तो वैसे भी नहीं होगा। और एक्सपीरियंशियल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? प्रयोगात्मक होना चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा, एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात कही गई है, अधिगम अनुभव के आधार पर सीखने की बात कही गई है। सो राइट आंसर आपका थर्ड से हो जाएगा। ये तो आसान था। आप लोग किसके साथ यहां पर जा रहे हो? आप लोग डीडी, अच्छा पहले का दे रहे हो क्या? डीडी इसका क्यों दे रहे हो? या पहले वाला? अच्छा इसका डी दे रहे हो, यानी पुराना आ रहा है। ठीक है, मैं क्या हूं इस बार डीडी कैसे लगा दिया। अगला क्वेश्चन देखे सामने स्क्रीन पर, ये आ गया, एनईपी 2020 किस पर बल देती है? बताओ भाई किस पर बल देती है? पहला, लचीला और बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम। बिल्कुल ठीक बात है। किसका? एक तो फ्लेक्सिबल और कैसी मल्टी लेवल एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की बात करती है। जैसे मैं आप लोगों के लिए लर्निंग कराता हूं, ऐसी कराता हूं या नहीं कराता? अगर मान लीजिए कोई आपको चीज समझ में नहीं आ रही, कोई कंसेप्ट हार्ड है, उसको बहुत आसान भाषा में कराता हूं। ठीक है, उसी प्रकार से आपको छोटे बच्चों को भी ऐसी शिक्षण देना होता है और अलग अलग मेथड्स के माध्यम से आपको समझाना होता है। ठीक है, तो बिल्कुल इसकी बात करता है। बच्चों के केवल संज्ञानात्मक विकास से संबंधित नहीं है, उनके सिर्फ कॉग्निटिव डेवलपमेंट से संबंधित नहीं है, कॉग्निटिव के साथ उनके अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन, तीनों डोमेन शामिल होने चाहिए। तो आपका गलत है। राष्ट्रीय पाठ्य, यार ये मानक क्यों आ रहा है बार बार? ठीक है, बच्चों के स्मरण कौशल के मापन पर बिल्कुल नई बात है। जहां पर भी आपको मेमोराइजेशन, रोट लर्निंग मिल जाए, उसको देखते काट देना, याद करने के ऊपर फोकस आपका नहीं देता। सो राइट आंसर इसका आपका फर्स्ट आंसर आपका सही था। बढ़ते अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहां पर क्या दिया हुआ है, इसके ऊपर नजर डालते हैं। ठीक है, कोर्स वगैरह आप लोग सचिन एकेडमी ऑफिशियल एप्लीकेशन से ले सकते हो। ठीक है, तो वहीं पर आपको सभी कोर्स मिलते हैं। सीटेट का भी कोर्स वही आपका चल रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एनईपी 2020 के अनुसार आकलन यानी असेसमेंट के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या हो सकते हैं? बताओ भाई, एनईपी 2020 के अनुसार कौन कौन से अंतर्निहित सिद्धांत हो सकते हैं? इतनी चीजें मैंने अभी आपको बता दी। आई थिंक अब आप लोग एक भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं दोगे। तो चलिए बताते हैं इसके ऊपर, अगले क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, पहला, मुख्य रूप से रटना। अरे यार रटने के कौशल को तो देखते रट्टा मार दो। ठीक है, रटाना नहीं है, समझाना है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की तरफ लेकर जाना है। केवल विषय वस्तु यानी कंटेंट के अधिगम के लिए प्रोत्साहित करना है, केवल कंटेंट के लिए पढ़ाने की बात यहां पर नहीं हो रही है। ठीक है, सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन यहां पर करना है। ठीक है, तो जो यहां पर हमें बच्चों का आकलन करना है, असेसमेंट करना है, तो विद्यार्थियों के लिए उनका सीखना और जो डेवलपमेंट है उनका अनुकूलन करना है। कि मान लीजिए आकलन किया जाता है, किस लिए किया जाता है? लर्निंग गैप्स को पूरा करने के लिए। जो बच्चे ने सीखने के दौरान जो यहां पर कमी आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, उसको यहां पर दूर किया जाए। सो राइट आंसर आपका थर्ड है। शिक्षार्थियों का वर्ष के अंत की परीक्षाओं के माध्यम से केवल संज्ञानात्मक आयाम का आकलन करना। जी नहीं, वर्ष के अंतर यानी समेटिव असेसमेंट की बात कर रहा है, जबकि इसकी जगह एनईपी 2020 ने फॉर्मेटिव असेसमेंट को बढ़ाने की बात करी है और सिर्फ आपके संज्ञानात्मक आयाम की बात नहीं कर रहा। फिर आपकी वही बात आ गई, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन भी इसके अंदर आपके हो जाएंगे। सो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कहा गया राइट, ये वाला थर्ड राइट आंसर आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा सामने आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को एनईपी 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है? देखिए, दिव्यांग छात्रों के संदर्भ में एक आपके एग्जाम में एक्ट आता है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016, यानी राइट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी एक्ट। यानी वो एक्ट जो आपके डिसेबिलिटी से जुड़े लोगों के अधिकार की बात करता है, उनके लिए किस प्रकार की शिक्षा रखनी है, कितने प्रकार के उनके अधिकार है, कितनी प्रकार की दिव्यांगता है, तो इस एक्ट के अंदर यहां पर बताई गई है। तो जब ये आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आई, क्योंकि ये एक्ट आ गया था आपका 2016 में, तो जब ये आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आई, तो इसने क्या काम करा? इस एक्ट को पूरा उठा दिया, क्योंकि पूरे एक्ट के अंदर दिव्यांग बच्चों छात्रों से संबंधित चीजें बताई गई है, तो इन्होंने सारी चीजें वो लगभग इंप्लीमेंट कर दी जो इस एक्ट के अंदर यहां पर बताई गई है। तो जब ये मैं एक्ट आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, हालांकि पेड क्लास वगैरह में तो ये सब चीजें डिटेल में जाती है, लेकिन यूट्यूब पर भी मैं आपको अच्छी तरीके से बताता हूं आपके पूरे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस एक्ट से आपको पता चलेगा कि दिव्यांग लोगों के क्या क्या अधिकार होते हैं, और यहां से कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, एक दो नहीं कई आते हैं। ठीक है, तो वो मैं बताऊंगा। तो इसमें कहा है कि किसको बढ़ावा नहीं दिया गया। पहला, उपयुक्त इमारती ढांचा। देखिए,
इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है। अगर कोई दिव्यांग बच्चा है, मान लीजिए किसी को लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, कोई मान लीजिए सही से चल नहीं पाता, और आप मान लीजिए स्कूल की बिल्डिंग इस प्रकार की कि उसकी क्लासरूम फर्स्ट मंजिल पर है, तो बच्चा कैसे चलेगा? या तो उसके लिए आप लिफ्ट का प्रावधान करिए। लिफ्ट आजकल सर प्राइवेट, सरकारी तो छोड़ो, प्राइवेट में नहीं है, उसके लिए आपको टॉयलेट की व्यवस्था अलग रखनी पड़ेगी, उसके लिए रैम्प वगैरह की आपको व्यवस्था रखनी पड़ेगी। यानी स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इस प्रकार होना चाहिए ताकि वो डिसेबल बच्चे के लिए, दिव्यांग बच्चे के अनुकूल हो। तो उपयुक्त इमारती ढांचे की बिल्कुल यहां पर बात करता है आपका एनईपी 2020। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षा की भी बात करता है। अनिवार्य विशेष शिक्षा की बात नहीं करता, कंपलसरी स्पेशल एजुकेशन की बात नहीं करता। ये बात करता है आपके इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करता है। किसकी बात करता है? ये बात करता है आपके इंक्लूसिव एजुकेशन की, यानी कि आपके समावेशी शिक्षा की बात करता है। तो ये आपका नेगेटिव है, और नेगेटिव का भाई आंसर नेगेटिव सही हो जाएगा। उपयुक्त तकनीक की सुविधाओं की बात करता है, बिल्कुल ठीक बात है। ऐसे बच्चों के लिए अलग अलग प्रकार की तकनीक होनी चाहिए स्कूल के अंदर। सो ये तीनों आपके पॉजिटिव थे, ये आपका नेगेटिव था, और नेगेटिव का आंसर, थर्ड आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। ठीक है, आई होप आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा। एनईपी 2020 से संबंधित पता नहीं कितनी चीजें आप लोगों ने अभी तक सीख ली होगी, तो पूरा ड्राफ्ट पढ़ लेना। नेट पर जाना, सर्च करना है एनईपी 2020, पूरा आपके सामने डॉक्यूमेंट आ जाएगा। ठीक है, मुझे पता नहीं, इतना बड़ा रिस्क नहीं लोगे, कई दिन तो पढ़ने के अंदर लग जाएगा, उसके अंदर कई दिन नोट्स बनाने के अंदर लग जाएगा। ये पूरा निचोड़ में लेकर आ जाता हूँ। ठीक है, तो टीचर पहले ही सारा काम अपना करके रखता है ताकि बच्चों के लिए सहूलियत हो सके। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है कि विद्यार्थियों के आकलन के लिए एनईपी 2020 द्वारा निम्न में से कौन से उपकरण विधियां आपकी प्रस्तावित की गई है? ठीक है, बताओ भाई कौन कौन से आपके टूल यहां पर आपके प्रस्तावित किए गए हैं। पहला रोल प्ले, बिल्कुल ठीक बात है। देखो ये तो एक पिक्चर के माध्यम से मैं आपको समझा दूंगा कौन कौन से टूल आपको प्रस्तावित किए गए। ठीक है, ये पिक्चर मैंने ली हुई थी, देखिए ये कौन कौन से टूल है यहां पर आप लोग देखिए। कहा गया मेरा पेन, देखिए यहां पर आपके इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग की भी बात आती है। ठीक है, क्विज के माध्यम से खेलने की बात आती है, रोल प्ले भूमिका प्ले से खेलने की बात आती है, ग्रुप वर्क से खेलने की बात आती है, और पोर्टफोलियो की भी बात करता है। बेसिकली एनईपी 2020 यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने जब आकलन की बात करी थी, तो आकलन में इन्होंने कहा था कि एक निश्चित समय अवधि के दौरान अगर हम बच्चों को आकलन करेंगे वो ज्यादा आपका यूजफुल माना जाएगा। जैसे आप लोग ये पढ़ते हो ना पोर्टफोलियो, ये जो आपकी फाइल डॉक्यूमेंट होते हैं जिसमें जिसके थ्रू बच्चे का आकलन होता है, ये भी एक निश्चित समय अवधि के दौरान किया गया बच्चों का एक आकलन होता है। ठीक है, तो इसको बढ़िया माना गया था। ठीक, तो यहां पर जो हम बच्चों का आकलन करेंगे तो उसमें कौन सी उपकरण विधिया यहां पर प्रस्तावित होगी उसके बारे में बताना है। रोल प्ले, अभी मैंने बताया रोल प्ले करेंगे, ग्रुप वर्क करेंगे, पोर्टफोलियो करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे, ये सभी चीजें मैंने एक एक करके आपके सामने यहां पर शेयर करी। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपके हो जाएंगे सारे। ठीक है, फोर्थ आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर, देखते हैं क्या आ गया। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, चलिए अगला। मजा आ रहा है आपको? आई होप आपको मजा आ रहा होगा एनईपी 2020 पढ़ने में। ठीक है, अच्छा एक मजे से बात, मुझे एक बात भी आई, क्लास 6 से 8 तक के लिए, किसके लिए? क्लास 6 से 8 क्लास तक के बच्चों के लिए एक फन कोर्स की भी बात कही है। ये मजे की बात कही तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने कही है कि जब बच्चा क्लास 6 में आ जाएगा तो वो एक फन कोर्स भी ले सकता है। फन कोर्स मतलब जिसमें उसको किसी सब्जेक्ट में पढ़ने का मन हो, यानी मान लीजिए किसी को लाइट का काम करना है, या किसी को मान लीजिए बढ़ई का, कारपेंटर का काम करना है, किसी को कविता का शौक है, तो इस प्रकार के फन कोर्स में वो शामिल हो सकता है। हमारे नसीब में थे ही नहीं ये फन कोर्स। ठीक है, हमारे नसीब में टीचर ही फन मारता रहता था, तो इस प्रकार के फन कोर्स की भी मतलब बात करता है। अच्छा, उसके अलावा अगर कोई व्यावसायिक शिक्षा में जाना चाहता है तो व्यावसायिक शिक्षा के लिए भी प्रावधान है कि जब बच्चा 9th क्लास में आ जाएगा तो उसके लिए व्यावसायिक शिक्षा का भी प्रावधान है। स्ट्रीम सिस्टम को खत्म कर दिया, जो आप लोग पढ़ते हो ना, आर्ट स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम और आपकी साइंस स्ट्रीम। देखे, मैं आपको इसको थोड़ा सा बता देता हूं तो ये आपकी चीजें समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन से पहले जरा इसके ऊपर नजर डाल लीजिए। ठीक है, ठीक है भाई, एक इसके ऊपर नजर डाल लीजिए जो मैं आपको चीजें समझाने वाला हूं। देखिए यहां पर मैं किसकी बात कर रहा था? यहां पर मैं बात कर रहा था आपके फन कोर्स की बात कर रहा था। ठीक है, इसको ध्यान से सुनना, फन कोर्स की बात कर रहा कि कोई भी कोर्स ले सकता है। मान लीजिए कोई बिजली का काम जानता हो, कारपेंटर का जानता हो, किसी को कविता कहानी अच्छी लगती हो, तो इस प्रकार के कोर्स के अंदर शामिल हो सकता है। मान लीजिए अगर कोई व्यवसायिक कोर्स के अंदर शामिल होना चाहता है कि भाई अपनी आजीविका कमाने के लिए कोई ना कोई इस प्रकार का कोर्स लेना चाहता है, तो ले सकता है। क्लास 9th के बाद से इस कोर्स को यहाँ पर वो ले सकता है। उसके लिए एक कोर्स की व्यवस्था की गई थी, जिस कोर्स का नाम था आपका, बिल्कुल ठीक बता रहे हो, डीडीआर पहले लगा रहे हो, लेकिन मेरी बात समझ तो लिया करो। ठीक है, इसका मतलब सारे के सारे एक ही चीज पर लगे रहते हो, बहुत बड़े भाई। डी से पहले इस चीज के ऊपर एक बार समझिए। देखो तेरे में कमेंट पीछे आ रहे, मेरे में पीछे आ रहे, क्योंकि मैं समझाते टाइम इनका आ रहा हूं।
तो यार है तो व्यवसायिक शिक्षा का भी प्रावधान है, ठीक है। अगर इन शिक्षा के अंदर किसी को शामिल होना है तो एक प्रकार का दिया हुआ है लोक विद्या के नाम से, तो इसके माध्यम से भी वो व्यवसायिक शिक्षा में शामिल हो सकता है। एक बार देख, क्योंकि मेरे वाले फोन के अंदर एक बार मैं इसको, एक सेकंड रुको भाई, कौन सा क्वेश्चन था ये हमारा, ये वाला था ना, एक सेकंड रुको। चलो सीधे क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, क्योंकि आप लोग आंसर ही भेजते जा रहे हो, तो पहले आंसर के ऊपर नजर डालते हैं। एनईपी 2020 के अनुसार आकलन के उद्देश्य क्या है? देखिए, सीखने के स्तर को सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों में तनाव उत्पन्न करना और डर उत्पन्न करना। यार ये तो कभी आकलन का उद्देश्य हो ही नहीं सकता। कभी बच्चों में, अगर मान लीजिए हमें आकलन करना है, मान लीजिए आप, मैंने आज आपका टेस्ट लिया, ठीक है, ये जितने क्वेश्चन है, आप में से किसी बच्चे के कम नंबर आ गए, पता मैं क्या कहूंगा, बेटा तू तो फेल होगा, तेरा इसमें भी स्कोर नहीं आ रहा, तू तो पक्का फेल होगा। ठीक है, वो बच्चा बेचारा टेंशन में चला जाएगा, मैं नहीं पढ़ूंगा इसकी सचिन की क्लास में, ठीक है, फेल हो गया था ऐसे कह रहा है, टेंशन में डाल दिया। अगर हमने एक छोटे बच्चे के ऐसे कर दिया, उसके घर वाले आ जाएंगे, तूने हमारे बच्चों को ऐसे कैसे कर दिया, ठीक है। तो असेसमेंट का ये मतलब मुख्य उद्देश्य नहीं होता, लर्निंग गैप्स को पूरा करने के लिए उद्देश्य होता है, ठीक है। अगला यहां पर दिया हुआ है कि जो आपका अध्यापन अधिगम प्रक्रिया है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, उसको दोहराना, ठीक है भाई, उसको हम लोग यहाँ पर दोहराने के लिए कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अधिगम और विकास को अनुकूलित बनाना, ये तो अभी ऊपर भी क्वेश्चन गया था, बिल्कुल इसको अनुकूलित बनाने के लिए होता है। क्लास के अंदर और क्लास के बाहर विद्यार्थियों को समर्थन देना, बिल्कुल ठीक बात है, हमें क्लास के अंदर भी उसको सपोर्ट देना होता है और क्लास के बाहर भी उसको सपोर्ट देना होता है। तो ये आंसर आपके सही हो जाएंगे। जो आप लोग डीडी के साथ जा रहे हो, अब मैं समझे डीडी के साथ क्यों जा रहे हो, आप लोग मेरी बात को समझ नहीं रहे थे, सीधे आंसर आप लोग लगा रहे थे, मैं सोच रहा है मैं चीज समझा रहा हूँ, ये डीडी के साथ जा रहे हैं। देखिए, क्लास के अंदर और बाहर भी बच्चों को समर्थन देना चाहिए। जैसे पहले के जो स्कूल में क्या होता था, वो क्या काम करते थे, स्कूल के बाद भी अगर टीचर को कोई बच्चा मिल गया उसमें मार देते थे, ठीक है, स्कूल के अंदर तो मारते थे, बाहर भी, कि तो अब क्यों खेल रहा है, जा अपने घर जल्दी से चला जा। तो आपने देखा होगा गवर्नमेंट स्कूल के अंदर बहुत सारे टीचर आपको पिटते हुए नजर आएंगे, स्कूल के बच्चे पीट देते हैं ग्रुप बना के, यार तू हमें बहुत मारता है, वही पेल दिया उसको, ठीक है, और उसके बाद छुट्टी होगी, छुट्टी के बाद भी पिटता हुआ है। मैंने अपने आंखों से खुद देखा, स्कूल के बच्चे सारे ग्रुप बनाकर एक टीचर में बढ़िया तोड़ रहे थे, कह रहे इसकी साइकिल भी है, इसको भी तोड़ दो, ठीक है। तो कोशिश करना किताबी भाषा में बच्चे का आकलन जो आप कर सकते हो बाहर, लेकिन सेफ संभल कर करना, ठीक है। सो राइट आंसर आपका डीडी हो जाएगा। बढ़ते हैं अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। एनईपी 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से भारत सरकार की कौन सी पहल इस बात पर बल देती है कि विद्यार्थी अधिकांश रूप से प्रमुख भारतीय भाषा है? ठीक है, देखिए भारतीय भाषाओं की बात हो रही है, 8वीं अनुसूची के अंदर जो आपकी 22 भाषाओं की बात करता है, इनकी उल्लेखनीय एकता के बारे में यहां पर जानेंगे, ठीक है। जैसे मैंने 22 भाषाओं की बात करी, 22 भाषाओं के साथ में आपकी शास्त्रीय भाषा यानी क्लासिकल लैंग्वेज भी आ जाती है। कौन सी शास्त्रीय भाषा यानी कि क्लासिकल लैंग्वेज भी आ जाती है, ठीक है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, संस्कृत, मलयालम, उड़िया, ये आपकी क्लासिकल लैंग्वेज होती है। तो मतलब इन भारतीय भाषाओं से ताकि बच्चा परिचित हो सके, इन भारतीय भाषाओं के बारे में बच्चा जान सके, उसके लिए भी आपके राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंदर एक मतलब हर स्टेज पर एक प्रोजेक्ट की मतलब चलाने की बात कही है। और फॉर एग्जाम्पल के लिए उन्होंने प्रोजेक्ट दिया है एक भारत और श्रेष्ठ भारत, ठीक है, एक भारत और श्रेष्ठ भारत, ये बेसिकली हमारे जो पीएम नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा आपका दिया गया है। सो राइट आंसर आपका फर्स्ट यहां पर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। एनईपी 2020 में जो विदेशी भाषाएं है, जो फॉरेन लैंग्वेज है, जैसे कोरियन, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली और रूसी, ठीक है, इनके नाम याद कर लेना, कभी कभी एग्जामिनर इनको ऑप्शन में दे देता है। इनके अध्ययन की डैश के रूप में अनुशंसा की गई है। ये जितनी भी आपकी विदेशी भाषा है ना, फॉरेन लैंग्वेज है, इनको आपके माध्यमिक क्लास के अंदर जब बच्चा चला जाएगा, तो माध्यमिक क्लास में जाने पर यहाँ पर बच्चे को ऑप्शन होगा, इन भाषाओं की यहाँ पर नॉलेज ले सकता है, पढ़ सकता है। वरना ज्यादातर ये देखा जाता है कि जो बच्चा होता है ना, वो अपना जब स्कूल को कंप्लीट कर लेता है, 12th क्लास कंप्लीट कर लेता है, उसके बाद किसी लैंग्वेज को पढ़ता है। मैं आपको वही पढ़ा रहा था जो मैं अभी आपका कमेंट देख रहा था, कि जो स्ट्रीम सिस्टम है, जो स्ट्रीम सिस्टम आपका चलता था, जैसे आपका आर्ट हो गया, कॉमर्स हो गया और जो आपका साइंस हो गया, तो इस स्ट्रीम सिस्टम को यहाँ पर खत्म कर दिया गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर किसी के पास कॉमर्स है, अगर किसी के पास अकाउंट वो पढ़ रहा है और उसको साइंस भी पढ़ना है, तो नहीं पढ़ सकता ना, क्योंकि यहाँ पर आपको साइंस नहीं मिलेगी। अगर उसको पॉलिटी पढ़नी है, या आर्ट वाले को अगर साइंस पढ़नी है, इसको अकाउंट पढ़ना है, ये नहीं पढ़ सकता। तो यहाँ पर आपके सब्जेक्ट की चॉइस होगी, क्या होगी, यहाँ पर अपने सब्जेक्ट की चॉइस यहाँ पर बच्चा कर सकता है, ठीक है। मान लीजिए किसी को अकाउंट लेना है, साइंस लेना है, पॉलिटी लेनी है, तो यहाँ पर बच्चा पढ़ सकता है, ठीक है। उसी प्रकार से जब बच्चा माध्यमिक के अंदर चला जाएगा, तो यहाँ पर उसको फॉरेन लैंग्वेज ये पढ़ने का उसके पास चॉइस भी होगी, जिनको किसके रूप में माना जाएगा, त्रिभाषा सूत्र के रूप में नहीं माना जाएगा। ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूं आपको, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला, इसको अतिरिक्त भाषाओं के रूप में यहां पर माना जाएगा। सो सेकंड आंसर आपका
सही हो जाएगा। बढ़ जाते हैं हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। अब मैं भाई थोड़ा सा पानी पी लूं, पढ़ाते पढ़ाते मेरा भी गला थोड़ा बैठ गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहली आंसर आप लोग दे दिया करो, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसे अपडेट करता हूं, ठीक है भाई। अभी अरे गधो 31वां आ गया, आज 30 नहीं है। ये टॉपिक है, टॉपिक में मैं कितने भी ले लेता हूँ, 20 भी ले लेता हूँ, 30 भी, 32 भी, जितने ले लूँ, क्योंकि जितने मुझे इंपोर्टेंट लगते हैं मैं सारे ले लेता हूँ, ठीक है। अरे रुक जाओ, अभी से 30 में से करने लग गए। 30 का बी, अच्छा बीबी के साथ बहुत जा रहे हो, ठीक है। चलो बीबी को ही देखते हैं। पहला आपका बीबी देखो, कहा है मेरा पेन भाई। सर बैच लो, लैपटॉप पे भी चल जाएगा क्या भाई? जो मेरा वाला बैच हो सब जगह चलता है, लैपटॉप कंप्यूटर किसी पे भी चलाओ, ठीक है। आप बी के बारे में क्या कह रहे थे? केवल बी, अच्छा चलो बीबी को ही देखते हैं। एनईपी 2020 के अनुसार अनुभवात्मक सीखने में, यानी जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात यहां पर हो रही है, यहां पर इसमें वृद्धि के लिए शिक्षण शास्त्रीय अभ्यासों का चुनाव करिए। चलिए करता है, आपने करा केवल बी का, पहले बी को देख लेते हैं। बी का मतलब है यहां पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कला का एकीकृत करना, बिल्कुल ठीक बात है। एनपी 2020 में स्पोर्ट्स और जो आपकी ये आर्ट है, कला है, इनको इंटीग्रेट करने इंटीग्रेट करके पढ़ाने की यहां पर बात की गई है। सो सेकंड आंसर बिल्कुल आपका सही है। पहले पढ़ लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन की चुनिंदा अवधारणाओं पर ध्यान केंद्रित करना, जी नहीं, चुनिंदा नहीं, सभी अवधारणाओं पर, सभी कंसेप्ट पर ध्यान केंद्रित करना जरूरी है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानी कहने का एकत्रित करना, यार ये वाला ठीक नहीं हो जाएगा जरा, सी वाला, ठीक है, जरा सी वाला ठीक नहीं हो जाएगा आपका। तो बी के साथ आप कैसे जा रहे थे भाई? ये बी के साथ क्यों गई? पर्यावरण अध्ययन के सेक्शन में कहानी कहना, यार यहां पर आपकी स्टोरी टेलिंग मेथड आ गया, जो मैंने आपको बताया था, बड़ा इफेक्टिव तरीका माना जाता है। सो राइट आंसर आपका बी नहीं होगा गधो, यहां पर 3 होगा, केवल बी सी आंसर होगा, ठीक है। चलो बढ़ते अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आ गया आपके सामने स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, किसके द्वारा विद्यालय तैयारी के 3 महाखेल। ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूं, पहले इसको समझा देता हूं फिर आपको समझ में आएगा। देखिए मैं इसको पिक्चर भी लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। कहा गई मेरी पिक्चर, ये रही मेरी पिक्चर, इसको समझिए। देखिए यह आपका होता है एसपीएम, ठीक है। क्या होता है? एसपीएम, ये मेरे स्कूल की शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। हालांकि जो हमारा स्कूल है उसकी शॉर्ट फॉर्म यही थी एसपीएम के नाम से। स्कूल नहीं बताऊंगा आपको अपना, वरना वहीं पर आप लोग सब आ जाओगे, ठीक है। एसपीएम का मतलब है यहाँ पर स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल। क्या है एसपीएम की फुल फॉर्म? स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल, यानी जो ग्रेड फर्स्ट के लिए बच्चों को यहाँ पर तैयार किया जाएगा, उनको यहाँ पर एक्टिविटीज के माध्यम से पढ़ाया जाएगा, और उनके लिए 3 महीने का प्ले बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम यहाँ पर चला जाएगा। तो ये आपकी बात करता है, एसपीएम इसकी बात करता है, ठीक है। तो यहां पर जो एक पूछ रहा है स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल, यानी कि एसपीएम की बात करता है, जो आपका 3 महीने का आपका खेल आधारित मॉड्यूल है। ये किसके विकास की अनुशंसा की गई है? एनसीएफ 2005 में नहीं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में। टॉपिक है आपका ये, तो सही लगा दिया होगा। सेकंड आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। और यहां पर जो आपका ये टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब बताइए आप लोग मुझे कितना आपका स्कोर हुआ ईमानदारी से 32 से, क्योंकि टॉपिक वाले क्वेश्चन के अंदर मुझे जितने इंपॉर्टेंट लगते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जितनी मैं सारी चीजें समझा देता हूं उसके अकॉर्डिंग लाता हूं, ठीक है। उसमें नंबर नहीं होता कुछ भी। और वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि बाकी वीडियो भी आपको इसी प्रकार से मिलते रहे, ठीक है। और अपने दोस्त यारों के पास शेयर भी कर दिया करो, ठीक है, उनको बता दिया करो, उनका भी विचारों का भला हो जाएगा, ठीक है। और जो कोर्स के लिए पूछ रहे थे तो वो सचिन एकेडमी ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, और वहां पर आपको कोर्स मिल जाएगा, सारा कंटेंट मिल जाएगा, सभी टीचर पढ़ाते हुए आपको देखने को मिल जाएंगे। अब पूछिए आपका क्या क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन के ऊपर नजर कर लेता हूं, आपके कमेंट को थोड़ा सा अपडेट करके। अब पूछिए भाई आपका क्या है, ठीक है। दीपिका के 28 है, राखी के 26 है, नदीम के कितने? नदीम के 28 है, ठीक है। नेहा के आपके 30 है, गुड़िया नेहा चौधरी 30 है, गुड़िया चौधरी आपके 26 है, प्रियांशु कुमार आपके बी है। अरे प्रियांशु ना पूरे बताओ, ठीक है। जिद्दी गल क्या है? 26, ठीक है। देखो कैसे कैसे नाम है, जिद्दी गल, ठीक है। कोई जिद्दी गल बताता है, कोई जिद्दी लड़का बताता है। अन्नू राजभर के 29 है, महजेबी नाज के 22 है। 24 में से महजेबी ने मतलब पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करे भाई, सारे अटेम्प्ट करा करो, पूरे 32 के 32। एक क्वेश्चन से बहुत सारी चीज, बहुत सारे कंसेप्ट निकलते हैं, ठीक है, तो पूरे अटेम्प्ट किया करो, ठीक है। अच्छा क्लास पसंद आती है आपको? क्लास में कोई ऐसी चीज तो नहीं जो आपको समझ में ना आती हो, या कोई आपको ऐसा लगता हो कि नहीं नहीं समझ पा रहे हो, तो बताइए। क्लास तो आपको बढ़िया लगती है ना? ठीक है, बढ़िया ही लगेगी, कोई नए थोड़ी हो आप। ठीक है सर, आपके नोट्स कैसे मिलेंगे भाई? नोट्स कोर्स के अंदर मिलते हैं, और डिटेल में नोट्स होते हैं, उसके अंदर एनसीईआरटी, पीवाईक्यू, मेरा कंटेंट सब रहता है, ठीक है।
ठीक है। मेरा स्कोर सर 30 है और मेरे कोई समस्या नहीं, मज़ा आ रहा है सर, मोहम्मद रोजीन ने कहा। अच्छा ठीक है भाई रोजीन, ठीक है। और बताइए अपना स्कोर। सर बिहार कब आइएगा, सचिन कुमार खैरे। भाई मैंने टीआरई फर्स्ट के अंदर मैं आया था, ठीक है। तो आया क्या यार, बहुत बुरा हाल हो गया था, ठीक है। सड़कें जाम हो गई, बड़ी मुश्किल से निकला मैं वहाँ ठीक है। बच्चों ने इतना घेर लिया था। फिर मैंने प्लान बनाया था कि जो जो बच्चों का सिलेक्शन होगा तो मैं बिहार के अंदर एक बड़ा सा मतलब एक प्रोग्राम रखूंगा। यार हो ही नहीं पाया मेरा। अब मैं जो आपका टीआरई 2.0 चल रहा है, तो इसके बाद मैं कुछ प्लान बनाऊंगा, फिर आऊंगा बिहार, ठीक है। क्योंकि यार बिहार के अंदर मुझे मुझे ऐसा लगा शायद कोई बिहार के अंदर ऐसा घर हो जो ना जानता हो, क्योंकि किसी ना किसी के फैमिली वाले पढ़ते थे। किसी होटल में खाना जाओ, किसी दुकान में जाओ, हर कोई जानता था वहां पर, ठीक है जूते लेने गया, उन्होंने पहले ही वीडियो दिखाई, सर सचिन सर, मैंने कहा हाँ लाओ जूते दिखाओ ठीक है। तो बिहार के लोग यार बहुत प्यार करते हैं, ठीक। हाँ भाई, बहुत बहुत अच्छी क्लास है सर, ठीक है। 28 नंबर कुमार पवन के, ठीक है। सर आप अच्छा पढ़ाते हो, ठीक है। ठीक है भाई, चलो कल मिलते हैं 8 बजे, और कल 8 बजे आप किसी दूसरी क्लास में आप लोगों से मुलाकात होगी, जो हमारे यूट्यूब पर 8 बजे क्लास चलती है। तब तक पढ़ते रहना, ध्यान रखना, गुड नाइट, टेक केयर, ठीक है। सर मेरा नाम नहीं लेते, अर्शी मुस्तफ़ा ले दिया भाई आपका नाम भी, ठीक है। क्या क्या तरीके निकलवाते हो नाम लेने के, ठीक। चलो कल मिलते हैं 8 बजे किसी और दूसरी क्लास में, तब तक पढ़ते रहो, ध्यान रखते रहो, गुड नाइट, टेक केयर।